दुनिया को लोग चाहिए, आप उनके लिए कोई बोझ नहीं बन रहे। कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ह्यूमन कैपिटल अब्रॉड भेजना चाहिए। इस वक्त भी पाकिस्तान में आप ये नहीं बता सकते कि टोटल एसएमईज कितने हैं। डिग्री होल्डर्स की अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो 3 times हायर है एज कम्पेयर टू नॉन डिग्री होल्डर्स। लेकिन सर आज भी आपको लगता नहीं कि पीएचडीज जितने भी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है? लैक ऑफ रिसोर्सेज के बावजूद हम इंडिया से, जिसका एजुकेशन सेक्टर हमसे बहुत बेहतर है जी, उससे ज़्यादा पर कैपिटा प्रोडक्शन दे रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सब्सिडी हंगरी सेक्टर। मैं नहीं चाहता कैमरे पे, लेकिन आपको पता है कि हमारे बारे में ये बात इंप्रेशन है कि हर नई गवर्नमेंट आती है और ब्रदरली कंट्री से पैसे लेने भीख मांगने जाती है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैंने पहले काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक पे बात की है, लेकिन कभी भी इन डेप्थ मौका नहीं मिला। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो इस टॉपिक के ऊपर अपना एक पेपर पब्लिश कर चुके हैं, जिसको वो इंटरनेशनली प्रेजेंट करना चाहते हैं और पाकिस्तान लेवल पे गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इस नंबर्स को, जो नंबर आपके साथ आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, इनको ऑफिशियल करना चाहते हैं। और पाकिस्तान में हमने एक वर्ड बहुत कॉमन सुना होगा, ब्रेन ड्रेन। इसके ऊपर आज मेजरली हम बात करेंगे कि ब्रेन ड्रेन है क्या, इसको हम ब्रेन एक्सपोर्ट के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारी जो यूथ है, यंग बच्चे हमारे जो आजकल फ्रीलांसिंग के अंदर पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे इस तरह से बाहर भी जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे एम रखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके, वो अपना करियर को परस्यू करना चाहते हैं इन इंटरनेशनल मार्केट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो उसको सपोर्ट करता है, क्या हमारा ह्यूमन रिसोर्स इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए रेडी है या नहीं, इन सारी चीज़ों पे बड़ी डिटेल में बात करूँगा मैं आज। हमारे साथ जो मेहमान हैं, एजुकेशन से इनका बैकग्राउंड है, बेसिकली पीएचडी की हुई है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर समीउल्लाह बाजवा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। आप डीन हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट और बिजनेस साइंसेज के अंदर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, ये आपने किताब, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अपनी पॉडकास्ट में को पेपर सामने रख के बैठा हूँ क्योंकि ये नंबर्स ही आपने ऐसे दिए हैं कि उनको याद करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, तो मैं कुछ रटा इसी से लगा के, इसी से देख के आपसे सवाल ज़रूर करूँगा। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, इनिशियल लाइफ कहाँ गुजरी और कैसा आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? कोई शरारती बच्चे थे या शुरू से एक पढ़ाकू बच्चे? क्योंकि डॉक्टर का वर्ड जब सामने आता है ना, चाहे वो पीएचडी हो या एमबीबीएस हो, तो ये समझ आती है कि यार ये माशरे में सबसे हाईली जो ऐसा बच्चा है कि इसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा है। क्या ऐसा मुमकिन है, या ये आपकी भी लाइफ एक नॉर्मल शरारती बच्चों की तरह गुजरी है? नहीं, लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड फर्स्ट। जी प्लीज़। मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ फ्रॉम फैसलाबाद। फैसलाबाद के साथ एक टाउन है चक जुमरा, उसके साथ मेरा गांव है पहाड़ंग। और मैं 7 बहनों का सबसे छोटा भाई, माशाल्लाह। और आज से अगर आप 30-40 ईयर्स पहले चले जाएं, मेरी तकरीबन 40 साल एज है, उस वक्त आप समझ सकते हैं कि बेटा होने की ख्वाहिश बड़ी आम होती थी फैमिलीज के अंदर। अभी भी है, उस वक्त तरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जी ऐसा ही है। तो जब आप 7 बहनों के बाद पैदा होते हैं तो बड़े प्रोटेक्टेड चाइल्ड होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कहता होता था अपने दोस्तों को बाज़ औक़ात मजाक के साथ कि जब मैं पैदा हुआ था तो फैसलाबाद के हर दरबार पे चादर चढ़ी थी। सो दिस इज़ वेयर इट स्टार्टेड। और मेरे दादा ने कहा कि देखें ये बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड है, बड़ी देर के बाद हमें मिला है, तो एक तो ये पढ़ेगा ज़्यादा नहीं। अच्छा। क्योंकि पढ़ना वाज कंसिडर्ड टू बी ये बोझ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा एक तो ये ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, दूसरा ये कि इसकी बहुत जल्द शादी कर देंगे। ठीक है। अब आप कह लें अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा की तरह जल्दी डेथ होगी तो ये दोनों बातें पूरी नहीं हो सकी। सही। दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड। सही, ठीक हो गया। और पढ़ने का शौक आप ये समझ लें कि आई वाज नॉट ए गिफ्टेड चाइल्ड, आई हैव नेवर बीन ए गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है। तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट कभी नहीं था। बिल्कुल सही। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मैंने एफएससी की फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, तो उसमें मेरे मार्क्स इतने थे कि अगर एक भी कम आता तो मैंने फेल हो जाना था। अच्छा। तो मैट्रिक में आई हैड वेरी गुड मार्क्स, लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं, इट्स ए न्यू लाइफ, तो आप अचानक घर वालों के और स्कूल के कंट्रोल से निकल जाते हैं। बिल्कुल। अब तो हर कॉलेज भी वैसे नहीं रहे जैसे हमारे दौर में होते थे उस वक्त। बहरहाल आप जब कॉलेज में जाते थे तो आप एक दफ़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। होता है बिल्कुल। अभी इनफैक्ट इससे ज़्यादा होने लग गया, लेकिन अब उसका थोड़ा अब जरा स्टाइल चेंज हो गया। अब जरा कॉलेज कंट्रोल से हैं, जो स्टूडेंट आता है वो भी जरा कंट्रोल सा होता है। हमारे दौर में जरा कॉलेज ज़्यादा एक तरह से ओपन जगह होती थी। बिल्कुल ऐसी है। तो नेवरदलेस एफएससी में दैट वाज द सिचुएशन, एंड देन माय फादर हैड ए कन्वर्सेशन विद मी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि तुम मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़ो, तुम कह रहे हो कि एफएससी में मेरे मार्क्स अच्छे रही थे, अब मैं बीकॉम करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इफ़ यू फाइंड बीकॉम डिफ़िकल्ट,
यू कैन डू BA। सही। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम जो भी पढ़ो उसमें तुम अच्छा पढ़ो, नॉट दैट यू वन ए मेडल फॉर मी, लेकिन कम से कम अच्छा पढ़ो, जो भी तुम्हारा दिल। क्या बात है। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आई विल वर्क हार्ड दिस टाइम। ठीक है। और दिस इज समथिंग दैट आई लाइक, क्योंकि बिजनेस के साथ और मैनेजमेंट के साथ मेरी एक नेचुरल इंटरेस्ट भी थी छोटे होते हुए। तो मैंने BCom किया। उसके बाद आप ये समझ लें कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ह्यूमन कैपिटल अब्रॉड भेजना चाहिए जी। तो उसके अंदर एक चैलेंज ये भी होता है कि माएँ कहती हैं होए मेरा बेटा यहाँ से अब 7 समंदर पार चला जाएगा। इतना ही मुश्किल था जब मैं फैसलाबाद से लाहौर आया था। तो मेरी फैमिली कहती थी कि ये तो यहाँ ही रहेगा, ये कैसे लाहौर जाएगा, वी डोंट हैव ए फैमिली मेम्बर देयर, ये किसके पास रहेगा, खाना कहाँ खाया करेगा, इसका क्या होगा। तो इट वॉज ए हार्ड डिसीजन एट दैट टुक एट दैट टाइम। और लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जहाँ भी जाना चाहो। सही। तो आई केम टू लाहौर इन 2002 फॉर डूइंग माई MBA. I did it from University of Management and Technology, UMT it is called. किस साल में किया सॉरी? 2002 से 2004। अच्छा, आप मेरे सीनियर थे फिर UMT में। अच्छा, तो हम यूनिवर्सिटी मेट भी हैं। जी बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा भी कि मैं एकेडमिकली UMT प्रोडक्ट हूँ। अच्छा। और प्रोफेशनली SMIDA की प्रोडक्ट। क्या बात है। उसकी रीज़न भी मैं आपको दूँ। तो आई डिड माई MBA इन 2002 to 2004 बैच। और उसके बाद मैंने 1 साल के लिए जॉब की विद सैयद इंजीनियर्स, इट्स ए कंपनी विच मेक्स पियानो बॉल। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा आपका प्रोफाइल। जी, 1 साल में वहाँ रहा। उसके बाद आई हैपन टू गेट अ चांस टू वर्क इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, SMIDA इसको आमतौर पे लोग कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर काम करती है। और पाकिस्तान में आउट ऑफ द टोटल बिजनेसेस 99% बिजनेसेस आर स्मॉल और मीडियम साइज। सही, बिल्कुल सही। तो SMIDA इज़ फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन टू टेक केयर ऑफ दोज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उनके लिए पॉलिसी सपोर्ट, उनके लिए बिजनेस मैच मेकिंग सर्विसेज, उनके लिए ट्रेनिंग्स, उनके लिए हैंड होल्डिंग, फाइनेंशियल एक्सेस। तो जितनी भी आप बिजनेस एक को ग्रो करने के लिए सर्विसेज समझ सकते हैं, SMIDA इज सपोज टू प्रोवाइड ऑल दो सर्विसेज। आई वर्क देयर फॉर सम गुड टाइम। सही। और ये वो टाइम था जहाँ पे मैंने पॉलिसी की साइड को समझा और मुझे इस बात की समझ आई कि बिजनेसेस डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन। बिजनेसेस के लिए एक कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट चाहिए। ट्रू। और उस इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिसी मेकिंग बहुत पिवटल किरदार अदा करती है। बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट अगर राइट पॉलिसीज़ बनाए, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनाए जो बिजनेसेस को इनकरेज करे, जो उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो उनके लिए रोड ब्लॉक्स ना बनने दे, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा नर्चर होगी। सर यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, ये जो पॉलिसीज़ की हम बात करते हैं, हम जिस भी सेक्टर में चले जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, पॉलिसीज़ तो हमें बड़ी अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन हमें जो ऑन ग्राउंड हकीकत है उसमें फुकदान नज़र आता है। दोनों का आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। पॉलिसीज़ बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं तो रोड ब्लॉक क्या, मैं कहता हूँ बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए होते हैं आपके आगे। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँ कि ये एक मिथ है। ठीक है, बिल्कुल। पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनी हुई। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि टूटी फूटी सही, मैं कहता हूँ है तो सही। मैं ये कहता हूँ कि पॉलिसीज़ अच्छी अंग्रेजी में लिखी हुई हैं क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, द पीपल हु राइट दोज पॉलिसीज़ आर समहाउ ट्रेन्ड इनफ to write them in good English. So their writing capability is better, is I would say one of the best in the subcontinent. तो हम ये कह सकते हैं कि अभी 2023 के बाद और बेहतर हो जाएंगे क्योंकि अब तो चैट GPT और हेल्प कर देगी। नहीं, अब शायद ये पब्लिक एक्सेस में आ रही है। उस वक्त देखें, अच्छा लिखना एक स्पेशलाइज्ड काम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो लिखते थे ना, वो एक तरह की हेजमनी थी, उनका एक कंट्रोल था पॉलिसी बनाने में। लेकिन द पॉइंट कि ये पॉलिसीज अच्छी बनी हुई है, ये बात सही नहीं है। उसकी मैं आपके सामने 2 रीजंस रखता हूँ। सही। एक रीज़न ये है कि पॉलिसी बनने के लिए 2 रूल्स ऑफ थंब हैं, या कह लें एक रूल ऑफ थंब ये है कि पॉलिसी शुड बी एविडेंस बेस्ड, नंबर्स। अब अभी मैंने आपके सामने एक बात कही, मैंने आपको कहा देयर आर 3.2 मिलियन SMEs इन पाकिस्तान। जी। ये नंबर पिछले 20 साल से एक ही नंबर चलता आ रहा है। बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है। अच्छा, 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, मैंने इसके ऊपर एक दिन एक सेमिनार भी किया। मैंने 3 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 3 डॉक्यूमेंट्स बताए, जिनमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि हमारे पास 1.6 मिलियन SMEs हैं, एक जगह पे लिखा हुआ है 3.2 मिलियन है, एक जगह पे लिखा हुआ है 5.6 मिलियन है। माय गुडनेस, उनके पास भी नंबर नहीं है गवर्नमेंट के पास। और मैंने कहा कि 2004 से मैं SME सेक्टर में काम कर रहा हूँ, पहले गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से, फिर मैं UN में रहा, वहाँ से करता रहा, फिर मैं एकेडेमिया में आ गया। आप देखें, बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैव बीन स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बाय इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक है, UN है, USAID है, बहुत सारी एजेंसीज ने काम किया। इस वक्त भी पाकिस्तान में आप ये नहीं बता सकते कि टोटल SMEs कितने हैं अगर आपको ये नहीं पता कि हैं कितने,
आप मुझे बताएंगे करेंगे जो पॉलिसी मेकिंग आप एसएमईज के लिए कर रहे होंगे वो कितनी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। आयरॉनिकली इस कंट्री में आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल गधे कितने हैं। आई मीन इट, क्योंकि पाकिस्तान में सही है, डोंकीज का सेंसस होता है। हाँ जी, क्योंकि वो चाइना जाता है ना, इसलिए होता है। सर्वे नहीं, सेंसस। हाँ, ऐसे ही हर गधा काउंट किया जाता है। बिल्कुल। वहाँ आप ये नहीं बता सकते कि पाकिस्तान में टोटल एसएमईज कितने हैं, जो कि 99% ऑफ योर बिजनेसेस हैं। तो आप मुझे बताएंगे जो पॉलिसी मेकिंग एसएमईज के लिए पिछले 20 साल में हुई होगी वो कितनी कॉजेंट होगी, कितनी यूजफुल होगी। ऐसे ही है। और इसके ऊपर और एक तड़का लगता है। देखें, जब भी कोई पॉलिसी लिखी जाती है ना, इट शुड कम फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जी बिल्कुल। वो आपने खुद ही कहा कि वो तो उनको पास भी नहीं आने देते, क्योंकि ये जो राइटिंग स्किल है तो इनका इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट था जिसको मैंने अभी आपके सामने रखना था कि एक आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ तो मैंने कहा कि हम नंबर्स बेस्ड लेते हैं, एविडेंस बेस्ड, जी, जिसकी सिचुएशन मैंने आपको बता दी। इस तरह के और बेशुमार एग्जांपल्स हैं। दूसरा, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होती है, जिसके लिए हम कहते हैं कंसल्टेटिव डायलॉग्स करें। जी। अच्छा, कंसल्टेटिव डायलॉग्स में एक ऐसी मज़े की बात है कि अगर फ़र्ज़ करें आज आपने एकेडेमिया के एक्सपर्ट्स को बुलवाना है जी, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे ऐसे 4 बंदे दे दें जो पाकिस्तान के टॉप टियर बिजनेस स्कूल से आएँ, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हो या चले उर्दू बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, और कम से कम हार्वर्ड से या किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो। ये सारी क्लास पाकिस्तान के 1% को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सेम अप्लाइज टू बिजनेसेस। बिल्कुल। जब आप कटलरी सेक्टर पे पॉलिसी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो 4 बड़ी कंपनीज होती हैं ना, जो बाहर से पढ़ के जिनके बच्चे आए हुए हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जो आके आपको इम्प्रेस कर सकते हैं, आप उनको बुला के पूछेंगे कटलरी सेक्टर के प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो 98% ऑफ कटलरी सेक्टर है, जो उर्दू नहीं बोल सकता, जो आपके सामने यहाँ बैठ के घबराएगा बात करते हुए, जिसको टर्म्स और नंबर्स याद नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस तो उसके पास है। तो डॉक्टर साहब, हम धोखा दे किसको रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं, इस सिस्टम को दे रहे हैं, इस 25 करोड़ आवाम को? किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? सर, मेरा ये ख्याल है कि हम इस पे शब्बर जैदी साहब का एक कॉलम भी है, आई रियली लाइक दैट कॉलम। हम एज ए स्टेट, वी आर इन द स्टेट ऑफ डिनाइल। ट्रू। हम हालात को, चीज़ों को समझ नहीं रहे। तो या तो हम आंखें बंद करके बैठे हैं सिचुएशन बेहतर होगी, या कहते हैं शुतुरमुर्ग की तरह आपने रेत में सर दबाया हुआ है। तो हम रहते हैं होप पे, और मैनेजमेंट साइंसेस में एक मंत्रा यूज़ होता है कि होप इज़ नेसेसरी बट होप इज़ नॉट ए स्ट्रैटेजी। ट्रू। तो होप ज़रूर रखे बट देयर हैज़ टू बी ए स्ट्रैटेजी। ट्रू। हमारे साथ मसला डिनाइल का है। हमने कभी भी अपनी सोसाइटी के, इन जनरल एजुकेशन के, बिजनेसेस के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए उनकी रियलाइजेशन की ही नहीं। बिल्कुल। जब तक आप प्रॉब्लम को सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इन मैनेजमेंट साइंसेस हम कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ हाफ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। आप नहीं करेंगे तो आप कैसे सोल्यूशन देंगे? सर, इसका छोटी सी एग्जांपल ले लें। अभी फैसलाबाद में 3000 से ज़्यादा जो मिलें थी या छोटी लूमें थी जो टेक्सटाइल से रिलेटेड, इस वक्त सर उनको दोबारा जंग लगना शुरू हो गया। 10 साल उनको जंग लगा रहा, कुछ 4-1 साल चली पिछले कुछ टेन्योर में, अब दोबारा उनको जंग लग रहा है। अब वो रो रहे हैं। एप्टमा बना हुआ है उनका, बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन क्या है, वो कहते हैं हम पॉलिसी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आगे लेके जाते हैं जब उनको समझ नहीं आती उसकी। ये बात सही। देखिए, दोनों काम हो रहे हैं। अब आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। एक मैंने आपके सामने अर्ज की कि पॉलिसी बनना, प्रोसेस थ्रू विच पॉलिसी हैज़ बीन डेवलप्ड इज़ ए क्वेश्चन मार्क। तो मैनी ऑफ द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मेड, वो पॉलिसीज़ एविडेंस बेस्ड और ट्रू कंसल्टेटिव डायलॉग। कंसल्टेटिव डायलॉग आपको रेट्रिक के तौर पे तो ज़रूर नज़र आएगा कि पीसी के अंदर 10 बंदे बुला के मुलाकात की थी, लेकिन अगर आप उनको देखें तो जैसे टीवी शोज़ में बाज़ बात होता है कि आप एक दिन टीवी देखते हैं और आपको 6 चैनल्स पे किसी पार्टी का एक ही बंदा बैठा हुआ नज़र आता है। हाँ जी। तो ये जब कंसल्टेटिव डायलॉग्स होते हैं तो उसके अंदर भी एक छोटा सा एक ग्रुप है, वो आपको हर कंसल्टेटिव डायलॉग में नज़र आएगा। वो आपको एक ही थॉट नज़र आएगी, नॉट नेसेसरीली दैट इज़ रॉन्ग थॉट, बट दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। जी। तो एक तो पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस पे हमेशा मसला रहा। सही। अब इससे पहले कि हम दूसरे इशू पे जाएं जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का है, लेट मी से कि एनीथिंग बैड देन नॉट हैविंग अ पॉलिसी इज़ ए बैडली मेड पॉलिसी। बिल्कुल। तो अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो प्रॉबेबली यू कैन डू समथिंग राइट, लेकिन अगर आपने एक गलत पॉलिसी बना ली तो दैट विल हैव सीरियस रिपरकशंस। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए ऐसी तमाम पॉलिसीज़ जो हमने एविडेंस बेस के बगैर, ट्रू कंसल्टेशन किए बगैर बनाई, अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो भी जाए
तो इट वुड नॉट यील्ड रिजल्ट्स। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि उसकी बेस सही नहीं है। बेस ठीक। अभी कल एक महफिल में बैठे हम बात कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के उस पर ना बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन पे। आज भी हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हुआ, जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको चेंज किया गया। अदरवाइज कंट्री लेवल पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ। वेयर एज क्रॉस बॉर्डर अगर जाके देखें, कोई उनका 2003 का मिल रहा है आपको, कोई 2007 का मिल रहा है, कोई 2015 का मिल रहा है, कोई 1970, उन्होंने सब चेंज कर दिए वो गोरों के जितने भी वो देके गए थे हमें। इसी वजह से शायद आज उनका ग्राफ फार बेटर देन अस। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा भी पीएचडी पे आप बता रहे थे, तो पीएचडी का सफ़र कहाँ से? जी, तो मैंने कहा कि मैं स्मीडा गया, वहाँ पे मैं कुछ देर काम करता रहा, फिर मैं यूएन चला गया। आई वाज वर्किंग एज नेशनल एक्सपर्ट विद यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सही। वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज में काम किया और साथ मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन पे काफ़ी मेरा काम था। जब मैं वापस आया तो आई रियलाइज कि मुझे मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर में मज़ीद पढ़ने और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मैंने जीसी यूनिवर्सिटी में एसएमई मैनेजमेंट के नाम से एक एंटरप्रेन्योरशिप में वो एमएस करवाते थे, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो दोबारा काफ़ी देर के बाद 10 साल बाद तकरीबन जब मैं एकेडेमिया में गया तो इट गेव मी रिफ्रेशिंग थॉट। लेकिन मुश्किल होता है सर ये? बाज़ औक़ात होता है, यानी इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात आपके सामने ऐसे लोग बात करते हैं जो बिल्कुल बेसिक सी होती है, सही नहीं होती। आप नोइंग द फैक्टर्स आप समझ रहे होते हैं लेकिन आप वो कहना नहीं चाह रहे होते जी। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि टीचर इज़ एटलीस्ट मोर नॉलेजेबल दैन स्टूडेंट्स। तो कुछ जगहों पे ऐसा प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे जब आप सीनियर स्टूडेंट्स को डील कर रहे होते हैं तो टीचर्स डू नॉट रियलाइज दैट द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इज़ वे मोर नॉलेजेबल। तो खास तौर पे पीएचडी में तो बहुत ज़्यादा होता है में, या इवन एमएस लेवल पे, या जब आप इंडस्ट्री से आए हैं तो आप देखें, जब आप एक ऐसा एमएस करें जिस एमएस का नाम है एसएमई मैनेजमेंट जी, और आप एसएमई सेक्टर में पिछले 10 साल में काम कर रहे हैं तो द टीचर हु इज़ गोइंग टू टीच यू हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट कि हमने इनके साथ किस तरह से डील करना है। तो इस तरह की बात यहाँ पे भी तो बहुत बड़ा गैप है ना। अब देखें आपके जो इवन पीएचडी लेवल पे भी, जितना मैंने रिसर्च की है, पीएचडी लेवल पे भी जो आपके टीचर हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्री से उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। उनका मैक्सिमम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है, वही राइटिंग बड़ी अच्छी है उनकी, लेकिन प्रैक्टिकल क्या फील्ड में हो रहा है, क्या लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ने इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से पेनिट्रेट किया है, कुछ पता नहीं है। ये बात आपकी सही है बिल्कुल। और उसकी वैसे तो मल्टीपल रीजंस हैं। जब मैंने एमएस करने के बाद डिसाइड किया कि मैं पीएचडी करूंगा तो मैं उन दिनों लम्स में एक ट्रेनिंग पे था जहाँ पे मुझे पढ़ते हुए अंदाज़ा हुआ कि मैनेजमेंट मॉडल जो डेवलपमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं इसको हम आरबीएम कहते हैं, रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट। तो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म था कि ये मॉडल रिजिड है। तो मैंने सोचा कि आई विल डू माई पीएचडी एंड आई विल डू माई पीएचडी ऑन मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन सिस्टम्स। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मेरी पीएचडी करने की मोटिवेशन एक रियल टाइम प्रॉब्लम थी, एक रियल टाइम चैलेंज थी जो कि मैंने खुद उस इंडस्ट्री में काम करते हुए फेस की। वेरी नाइस। दूसरे लोग उस पर बात करते थे, लिटरेचर में ये लिखा हुआ था। लेकिन सर आज भी आपको लगता नहीं कि पीएचडीज जितने भी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, ख़ासतौर पे जब अपनी पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं? अभी आपसे पहले मैं नीचे भी आपको ऑफ कैमरा बता रहा था कि मेरी डॉक्टर उमेरा साहिबा हैं नॉर्वे से, तो उनसे मेरी पॉडकास्ट हो रही थी। उन्होंने यहाँ 2.5 से 3 साल उन्होंने यूईटी में काम किया, तो हार्डली शी कुड मैनेज टू पब्लिश 2 to 3 जर्नल्स। वहाँ पे उन्होंने 5 साल में 12 जर्नल्स पब्लिश किए नॉर्वे के अंदर, और प्रॉपर सपोर्ट है उनको पीछे। तो मैंने पूछा आप चलें बैक होम अपने कोलीग्स के साथ तो इन टच होंगे? कहते अभी भी किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, बड़ी मुश्किल से, और वो भी उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी खुद की है, ना यूनिवर्सिटी की कोई उस तरफ सपोर्ट है, ना गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट है। वेयर एज वहाँ पे वो कह रही कि मेरा एक सिंगल पेनी पेड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे अभी ये गैप नज़र आ रहा है अभी भी आपको? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है, अभी ये गैप है, इसमें कोई शक नहीं है कि रिसोर्सेज और दी सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल फॉर पीएचडी स्कॉलर्स अभी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें एक रीज़न, और देखें पाकिस्तान में हमें ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि कुछ बातें ऐसी हैं दैट टेक्स टाइम। जी जी ऐसे ही है। तो आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। आप ये समझें कि फ़ौरन कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, तो वी शुड नॉट गेट रेस्टलेस विद थिंग्स। एक ऐसा टाइम जहाँ पे आपको पीएचडी बंदा ढूंढने से नहीं मिलता था ऑनेस्टली, वहाँ ये टाइम है कि इस वक्त आपको पीएचडी बेरोज़गार मिलने लग पड़े। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो प्रोडक्शन ऑफ पीएचडी एक पहला चैलेंज था, पहला। फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे इवन फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, जब वो एक दफ़ा अपनी डिग्री करके पढ़ाने लगते थे तो एक बुक जो वो पढ़ाते थे उसके अलावा वो कुछ नहीं पढ़ते होते थे। जी। अब जब उनको कहा गया कि आप खुद पेपर्स पढ़ें और ख़ुद पेपर्स लिखें
तो उनकी अपनी नॉलेज बेस डेवलप हुई, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने थ्योरेटिकल पेपर लिखने शुरू किए। इन्हीं सर्कमस्टांसिस में, जैसे मैंने आपको कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि लैक ऑफ रिसोर्सेज के बावजूद हम इंडिया से, जिसका एजुकेशन सेक्टर हमसे बहुत बेहतर है, उससे ज़्यादा पर कैपिटा प्रोडक्शन दे रहे हैं, जिसकी शायद एक वजह वो है जो इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज़ है सा की। हम नामसायद हालात के बावजूद भी ये नेशन बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करना जानती है। ट्रू। थोड़ी सी डायरेक्शन चाहिए। इन 20 साल में जो काम हमने किया, अब उसको शिफ्ट देने की ज़रूरत है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की तरफ। ट्रू। तो हमने एकेडमिक रिसर्च बहुत कर ली, अभी भी देखें ये एक चैलेंज है। और बाज़ औक़ात मैं ये अपने एटलीस्ट स्टूडेंट्स को और कोलीग्स को ये कहता भी हूँ, देखें इस साल मैंने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा, सही, लेकिन इस साल मैंने एक पॉलिसी पेपर लिखा है। वेरी नाइस। अच्छा, जब मेरी परफॉर्मेंस जाएगी ना HEC में, तो वो इस पॉलिसी पेपर को परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे। वो कहेंगे आपने W कैटेगरी का या X कैटेगरी का किस जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश किया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने वो सफ़र किया, लेकिन उसका रिटर्न ये है कि आप मुझे बुला के मेरे रिसर्च पेपर्स पे नहीं पूछ रहे जो मैंने लिखे हुए हैं पिछले 5-10 साल में। बिल्कुल। आप मुझे उस पॉलिसी पेपर पे पूछ रहे हैं जो HEC के सिस्टम में फ़िलहाल कहीं एज सच रिकग्नाइज नहीं है। बिल्कुल सही। अब ये एक मैसेज भी है यंग फैकल्टी मेंबर्स के लिए और यंग रिसर्चर्स के लिए कि समटाइम्स आपको भी ये समझना पड़ता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस आर नॉट फेयर, लेट्स एग्री विद इट। HEC के साथ हम हर वक्त लॉबिंग करते हैं कि उसको बेहतर करे, चीज़ें हो भी रही हैं बेहतर, लेकिन मीन टाइम अगर आप उसको वहाँ जाने की बजाय प्रैक्टिकल काम करते हैं तो दैट हैज़ ए माइलेज ऑफ इट्स ओन। ट्रू ट्रू। मैंने अपनी PhD की बेसिस पे इतने डॉलर्स की कंसल्टेंसी की है कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं वो रिसर्च पेपर अगर एकेडमिक पेपर पब्लिश करके इस तरह का काम कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप अच्छा काम करें, अल्टीमेटली यू गेट योर रिवॉर्ड। सर रिकग्नाइज हो ही जाता है। देखिए गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा। और आज तो ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है, ठीक है, जिस तरह आपने कहा कि डॉलर, अब डॉलर पाकिस्तान में रहते हुए बंदे के लिए डॉलर को तो सोचना भी नहीं चाहिए। आपने डॉलर कैसे कमाए? डेफिनेटली बाहर से कमाए ना। जी बिल्कुल। तो बात यह है कि सर ग्लोबलाइजेशन ने इस चीज़ को कम से कम क्लियर कर दिया है हर बच्चे के माइंड में कि भाई आप पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें, बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल है कि पाकिस्तान में रह के चले आपको यहीं का इन्वायरमेंट मिलेगा, लेकिन बाहर से आप काम ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, PhD हो या इवन PhD से पीछे आ जाए, मास्टर्स लेवल पे आ जाए, ग्रेजुएशन लेवल पे। फिर इसमें थोड़ा सा मैं जो जानना चाहूँगा आपसे, जो भी गैप है, ठीक है, ऊपर वाले लेवल पे एक अच्छा काम होना शुरू हो गया है, ख़ासतौर पे मैं सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगा, क्या सुपीरियर यूनिवर्सिटी भी एक रवायती यूनिवर्सिटी की तरह ट्रेडिशनल मनी मेकिंग मशीन है, या यहाँ पे कुछ ऐसा नया किया जा रहा है जो कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है उसको ब्रिज करने में काम कर रहा है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस पे जो मनी मेकिंग वाला आंसर है मैं बाद में दूंगा, पहले आपको इम्पैक्ट वाला आंसर देता हूं। जी देखें, आज से 5 साल पहले सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने अपना एक 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया और उस वक्त ज्वाइन किया था हमें हमारी करंट डायरेक्टर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने। ठीक है। उनकी एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में PhD थी। वो पाकिस्तान आई और उन्होंने जब रेक्टर बनी तो उन्होंने कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी अब बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं बनेगी। वेरी नाइस। अब ये क्यों कहा उन्होंने, उसके पीछे कितना विजन है और कितना नंबर है, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द प्रोपेंसिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट is 3 times higher in degree holders as compared to non degree holders. My goodness. तो आप इमेजिन करें एक ऐसा कंट्री जिसमें 40% अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स अनएम्प्लॉयमेंट है। और अभी से कहीं ज़्यादा होगा ना जी। उसकी एक रीज़न है। एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पता है क्या है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की? जी। अगर आपने पूरे एक वीक में 1 घंटा अपने लिए या किसी के लिए काम किया तो आप एम्प्लॉयड हैं। इस डेफिनेशन के साथ 40% अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में। और डिग्री होल्डर्स की अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो 3 टाइम्स हायर है एज कम्पेयर टू नॉन डिग्री होल्डर्स। थोड़ा शॉकिंग नंबर है सर। तो उन्होंने आके कहा, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, लेबर फोर्स सर्वे में आपको ये मिल जाएंगे, डॉन में आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी बेरोज़गारों की एक फैक्ट्री नहीं होगी। ठीक है। 5 साल के बाद मैं आपके सामने बैठा हुआ ये रिजल्ट दे रहा हूँ कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी की ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट 93% है। ओके। बहुत सारी फैकल्टीज़ में इंक्लूडिंग माइन फैकल्टी, इट इज़ 100% एम्प्लॉयबिलिटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। अच्छा। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या, ये जो मैंने बात कह दी इसके पीछे नंबर कौन से? तो देखिए, आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, हमारे पास HEC आती है, रेगुलेटर्स आते हैं। ज़ाहिर है जब हम ये क्लेम करते हैं तो हम बहुत सारी क्वेश्चंस को इनवाइट करते हैं अपनी तरफ। हम क्या करते हैं, हर वो बैच जो हमारा पास आउट होता है
उसकी एम्प्लॉयमेंट लेटर की कॉपी मेरे पास रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। ठीक हो गया। हर बैच की हम एक बुक बनाते हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट लेटर लगा हुआ है जिस पे स्टूडेंट का नाम डिटेल भी है और कंपनी की भी। हम रेगुलेटर को या किसी को भी कहते हैं, आप आएंगे आपको भी यही कहेंगे कि ये बुक है, आप चाहें तो कंपनी में फ़ोन करके पूछ लें, आप चाहें तो स्टूडेंट को फ़ोन करके पूछ लें कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट लेटर ठीक है, क्या वो उस कंपनी में काम कर रहा था जब ये लेटर लिया गया था। हो सकता है 3 माह बाद उसने किसी और में शिफ्ट कर दिया हो, उस वक्त था कि नहीं। इस प्रूफ के साथ मैं कह रहा हूँ 100% एम्प्लॉयबिलिटी इन्हीं सर्कमस्टांसिस में जहाँ 40% अनएम्प्लॉयमेंट है और 3 टाइम्स रेशो हायर है डिग्री होल्डर्स के अनएम्प्लॉयड होने। तो सर इसमें वुड यू लाइक टू शेयर दैट फॉर्मूला जो आपने अप्लाई किया, ये वो मंत्र जो आपने अप्लाई किया? अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या ऐसा है जो आपने किया और बाकियों ने नहीं किया? एक दिन मेरे पास एक बंदा आया, उसको जब मैंने ये बात कही तो उसने मुझे कहा कि दिस इज़ टू टॉल ए क्लेम टू मेक, नॉट इवन लम्स मेक इट। तो मैंने कहा कि आई हैव नथिंग अगेंस्ट लम्स, लेकिन बात ये है कि लम्स इज़ नॉट द बेंचमार्क कि जो वो नहीं कहते वो कोई नहीं कह सकता। सही क्वेश्चन आपका पहले ये बनता था कि मुझसे ये पूछते कि प्रूव इट। अगर मैं इसको प्रूव कर देता, फिर आपका ये क्वेश्चन बनता था कि हाउ डू आई डू इट। तो डॉक्टर सुमेरा ने इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क डेवलप किया, उसका नाम है 3U1M, 3 years इंडस्ट्री, 3 years इन यूनिवर्सिटी एंड लास्ट 1 year मार्केट सेंट्रिक ईयर। अच्छा, क्यों किया? हमें ये समझ आई कि देखें होता ये है कि जब आप स्टूडेंट को 4 साल की एजुकेशन देते हैं और वो इंडस्ट्री में जाता है तो इंडस्ट्री उससे जो बातें पूछती है और जो काम करवाना चाहती है स्टूडेंट को उसका प्रैक्टिकल आइडिया नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडस्ट्री ये कहती है कि यार ये बच्चा डिग्री तो ले आया लेकिन ये मेरे काम का नहीं है फ़िलहाल जी। उस बेचारे को बेसिक्स काम करने के लिए और एंटर होने के लिए और लर्न द रोप्स करने के लिए 1 साल कम से कम लगता है। हमने कहा कि ये 1 साल हम बजाय इसके कि ये तब लगाए जब ये डिग्री करके गया है, ये साल ड्यूरिंग द डिग्री क्यों नहीं लगवाते? वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहबा का ये मॉडल इस तरह काम आया कि 3 साल हम उसको यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो हमने कहा इनको रॉट लर्निंग रट्टा नहीं लगवाना, इनको प्रोजेक्ट देने। तो अब देखें, आप सारा ज़िंदगी किसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाते रहें, जब आप उसको किसी दिन एक बड़ा सा प्रोजेक्ट या इवन 1 डे का एक मैनेज करने के लिए दे देते हैं तब पता चलता है कि बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने कहा कि हम ज़रूर पढ़ाएंगे इनको लेकिन 7 प्रोजेक्ट्स करवाएंगे ताकि ये लर्निंग गाड़ी तो देना, चलाना तो सीखे। तो आप गाड़ी में लेक्चर देते रहे और गाड़ी देना तो कैसे चलाएगा? एक ये काम किया। और जो लास्ट 1 year में है उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्लेस करवाते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, उन्हें कहते हैं कि आपने जाके वहाँ एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कंपनी के साथ मिलकर। ठीक है। उस प्रॉब्लम का नेक्स्ट 6 months में आप हर रोज़ वहाँ जाएंगे, काम करेंगे पूरा वीक। ठीक है। क्लासेस आप फ्राइडे सैटरडे संडे आके पढ़ेंगे। सही। 4 दिन आप कंपनी में जाएं, उनके साथ बैठें, उनका प्रॉब्लम समझें, उसका सलूशन निकालें और उस सलूशन को निकालने के लिए मेंटोरशिप आपको अपने इंस्ट्रक्टर से मिल रही है। बिल्कुल सही। तो हम उनको इंस्ट्रक्टर से साइन कर देते हैं, वो आके बताते हैं कि सर देखें हम उस कंपनी में गए, वहाँ मार्केटिंग का ये चैलेंज था, ये आ रहा है। इंस्ट्रक्टर उनके साथ मिल के उसका सलूशन डिवाइस करते हैं। 6 माह ये और उसके बाद 6 माह वो प्रोजेक्ट करते हैं। इस सारे प्रोसेस में उनको क्योंकि इंडस्ट्री की समझ आ जाती है, इंडस्ट्री को उनका काम अच्छा लगता है, 80 to 90% रेशो हमारी वेरिंग ऑन डिफरेंट फैकल्टीज़ में वो स्टूडेंट उसी कंपनी में प्लेस हो जाता है जहाँ पे वो ये वाला 1 year गुजार रहा होता है। और इसमें एक और सर बेनिफिट होगा, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आज हमारे बच्चे का, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी डोमेन से, उसका सबसे बड़ा जो रोना है ना, जी मैंने 5 साल की डिग्री की, मुझे 20,000 की नौकरी मिल रही है, मुझे 30,000। देखें, जब बच्चे ने साल लगाया होगा ना, चाहे मैं कहता हूँ उसने शेडो में काम क्यों नहीं किया, एटलीस्ट उसको बेसिक से थोड़ा सा आगे का तो पता होगा। तो एम्प्लॉयर भी विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू ऑफर हिम एटलीस्ट बेटर सैलरी। ये इसमें आएगा। दूसरा, अच्छा इसमें कोई HR की कोलैबोरेशन की है? HR की कोलैबोरेशन तो बहुत है। ठीक है, आपने जब इस स्केल पे स्टूडेंट्स को प्लेस करवाना है तो दैट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। बिल्कुल। उस पर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी ऑफिस और एक है जिसको हम 1M सेक्रेटेरिएट कहते हैं, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली काम किया। ठीक है। हमने ये अंदाज़ा लगाया। देखें, आई शुड अगेन गिव क्रेडिट टू डॉक्टर सुमेरा ऑन दैट सेंस कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को एक डायरेक्शन दी कि देखें हमारा काम सिर्फ पढ़ाना और सिर्फ रिसर्च करना नहीं है। सही। यूजुअली यूनिवर्सिटी समझती है हमारे ये 2 ही काम। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा देखें हमने सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जहाँ से स्टूडेंट हमारे पास आता है, जहाँ का एम्प्लॉयर हम सर्व करते हैं, हमने इनके लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना है। सही। इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने साइलों से, अपने कमरों से निकलें और बाहर जाके इंडस्ट्री से, कम्युनिटी से मिलें जी, इनके साथ रिलेशनशिप बनाएं, समझें कि इंडस्ट्री के प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए
हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने 5 साल में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी 100% पे ले आए। वेरी नाइस। और जो मैंने अभी आपको इम्पैक्ट की बात कही, आप इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी 2 माह पहले तकरीबन यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट शाया की, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इम्पैक्ट रिपोर्ट। ठीक है। उन्होंने पूरी दुनिया में से खुद से, उसकी मेथोडोलॉजी लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, खुद से उन्होंने असेसमेंट की कि मोस्ट इम्पैक्टफुल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। ओके। और 25 यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने लिस्ट की, जिनमें से पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है और वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी। वेरी नाइस। नाउ दिस इज़ द रिपोर्ट गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस। वेरी नाइस। यूनाइटेड नेशंस इम्पैक्ट रिपोर्ट इट इज़ कॉल्ड। इस पे आर्टिकल्स भी हैं, बहुत कुछ है, मैं आपके साथ वो रिपोर्ट भी शेयर करती हूँ, ऑडियंस को भी ज़रूर कहिएगा अगर वेरीफाई करें मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो हमारा इम्पैक्टफुल होना यूनाइटेड नेशंस एग्री कर रही है, और वो हमें दुनिया की 25 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डाल रही है। हम रिसर्च में दुनिया की 25 में नहीं हैं। ठीक है। हम अभी टीचिंग एंड लर्निंग में दुनिया की 25 में नहीं हैं, लेकिन हम इम्पैक्ट में दुनिया की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ में। सही। ये है विजन जिसके ऊपर हम चल रहे थे। बिल्कुल। इसी विजन को अब हमने ट्रांसलेट किया है एक नेक्स्ट फेज़ के ऊपर। ठीक है। देखें, हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान। तो एक दिन वो आए, उन्होंने आके कहा कि हम एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। हमने कहा जी वो क्या होगा? उन्होंने कहा जब मैंने बाहर निकल के देखा तो मुझे समझ आई कि भाई पाकिस्तान में तो जॉब्स का मसला है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, और जिस पाथ पे हम चल रहे हैं उस पे पाकिस्तान की इकोनॉमी इन दी डेज टू कम इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल सही है। आप समझते हैं कि उसके क्या प्रॉब्लम जी। और जब ये ठीक होने लगेगी तो ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस होगा, बड़ी बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी। उतनी देर तक हम क्या करें? फिर उन्होंने कहा, मैंने जब इंटरनेशनल मार्केट देखी तो मैंने देखा कि एजिंग पॉपुलेशन की वजह से और नेगेटिव बर्थ रेट की वजह से पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में जगह जगह पे एक्यूट शॉर्टेज है ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको अपनी इकोनॉमी सस्टेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट दैट ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम कंट्रीज हु कैन सप्लाई दैट। बिल्कुल। और ये इमिग्रेशन का जो सारा प्रोसेस है ये भी उसी की पैदावार है। तो आपने देखा कि जब वर्ल्ड, अभी आपने खुद कहा कि ग्लोबल हो गई है, तो हमने कहा यार अच्छा ठीक है, अगर मेरे स्टूडेंट के लिए पाकिस्तान में जॉब्स कम हैं तो मेरे स्टूडेंट के लिए फ्रांस में जॉब्स हैं, मेरे स्टूडेंट के लिए अमेरिका में जॉब्स हैं, यूएई में जॉब्स हैं। तो हम ब्रिज क्यों ना बने? और हमने एक नया इनिशिएटिव सोचा जिसका नाम उन्होंने रखा गो ग्लोबल इनिशिएटिव। हम ये कह रहे हैं कि इन दी शॉर्टर रन पाकिस्तान की यूथ का, पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का और इकोनॉमी से जुड़े हुए सोशल प्रॉब्लम्स का सलूशन अपने ह्यूमन कैपिटल को एम्पावर और अनेबल करना है कि वो जाके ग्लोबल मार्केट प्लेस के अंदर अपनी जगह बनाए। देखिए सर, इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन ने हमें बेनिफिट बहुत पहुंचाया है, लेकिन वहीं पे ही एक चीज़ जो नज़र आती है, क्योंकि मैं खुद भी ओवरसीज़ रिटर्न पाकिस्तानी हूँ, तो मैंने जो चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व की कि हमारे बच्चे का, जो आपने शुरू में कहा ना लम्स की आपने बात की कि लम्स की भी रेशो नहीं है, उसकी एक वजह है। देखिए लम्स का बच्चा जो है ना, उसको पता है कि वो पाकिस्तान के सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन में इस वक्त स्टडी ले रहा है, तो उसका एम भी यहाँ पे है। तो सुपीरियर के बच्चे को पता है कि ये टॉप उसमें तो नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे होगा। तो प्रॉब्लम वही है सर, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं ना, चले मिडल ईस्ट की बात कर लेते हैं, बच्चा वहाँ पे खाली पाकिस्तान से नहीं जा रहा, इंडिया से भी आ रहा है, बांग्लादेश से भी आ रहा है, नेपाल, श्रीलंका, इवन आपका फिलिपीन का भी रिसोर्सेज आ रहे हैं। अब हमारे बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो लम्स वाली है, लेकिन जो उसका कैलिबर है वो मैं कहूँगा सबसे जो लोएस्ट लेवल की डिग्री है उस वाला है। ना उसके पास प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस होता है, ना उसकी प्रॉपर इंग्लिश कम्युनिकेशन है, ना उसके पास एथिकल स्किल्स उस तरह के हैं, ना वो बिहेवियर वाइज उस तरह का है, लेकिन डिमांड उसकी होगी मुझे 20,000 दिरहम की नौकरी चाहिए। तो ये जो आपने सारी चीज़ें डिस्कस किया, डेफिनेटली जब इस पूरे प्रोसेस से बच्चा गुजरेगा, 3 साल 4 साल उसने पहले एकेडेमिया देखा, उसके बाद साल 1.5 साल उसने इंडस्ट्री की मार खाई, उसने देखा कि भाई गंदा किस तरह होना है, कीचड़ में किस तरह उतर के अपने आप को बाद में साफ निकालना है। फिर जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो शायद इस पोजीशन में होगा कि ये जो 4-6 हमारे बड़े जाइंट हैं जिनके साथ हम compete कर रहे हैं, उनके साथ कहीं खड़ा हो सके। लेकिन उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि आपको अगला स्टेप ये भी लेना पड़ेगा कि सर इन बच्चों की ग्लोबलाइजेशन के हवाले से भी एक ट्रेनिंग करवानी चाहिए आपको, चाहे इसमें कोर्स ऐड करें या कुछ भी, कि देखिए बड़ा फ़र्क है सर। अब हम दोनों हम ज़ुबान बैठे हैं, एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, यहाँ पे हम कोई ऐसी ज़ुबान बोलना शुरू कर दें जिसमें हम दोनों शायद फ्रीक्वेंट तो होंगे बट हमारी वो आपस में जो होते हैं ना डॉट कनेक्ट नहीं हो पाते। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है ना हमारे रिसोर्सेज को, वो वही है।
इस पे भी आप ज़रूर नज़रसानी कीजिए। आगे जाके मैं आपसे बात भी करता हूँ जो आपने ये नंबर्स दिए हैं इसमें, कि हम यहाँ से एक वर्ड बड़ा कॉमनली जो मैंने इंट्रो में भी कहा, ब्रेन ड्रेन का यूज़ करते हैं, वेयर एज हमारा हमसाया ममालिक जो है वो ब्रेन एक्सपोर्ट की बात करता है। तो दोनों का फ़र्क भी जिस तरह हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, ब्रेन ड्रेन में प्रॉब्लम क्या है कि जिस दिन वो बॉर्डर से आउट, बच्चे का रिकॉर्ड ख़त्म। अब वो क्या रेमिटेंस भेज रहा है, क्या नहीं भेज रहा, ना तो किसी तरह से वो टैक्स में शामिल है, इवन जो 4 पैसे भेज भी रहा है वो हुंडी के थ्रू भेजता है। उसकी भी सबसे बड़ी रीज़न देखें, ये सिर्फ आपके लेवल पे काम होने से ये चीज़ें, ये नंबर अचीव नहीं होंगे जब तक इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव शामिल नहीं होंगे। अब हुंडी से एक बंदा दुबई से पैसे भेज रहा है पाकिस्तान, उसको 3 से 4 रुपये पर दरहम डिफरेंस आ रहा है, तो वो उसकी मोहब्बत तो ख़त्म हो जाएगी ना मुल्क के साथ। और एट द एंड ऑफ द डे अगर वो लीगल भेजता है, 4 रुपये की डस भी ले रहा है, प्लस साथ में वो 10 महकमों को जवाब भी दे रहा है कि मैंने कहाँ से भेजे, जबकि वो अपनी रातें कुर्बान कर रहा है, अपने दिन कुर्बान कर रहा है, 55-57 के टेम्परेचर में वहाँ पे मेहनत से पैसा कमा के यहाँ पे भेजता है। यूरोप की बात करें तो इस वक्त भी -25 शुरू हो चुका हुआ है यूरोप के अंदर। तो टफ लाइफ गुजार के जब पैसे यहाँ पे लीगल भेजता है तो 10 महकमे उसके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी हमने पहले कैटर करना है। उसमें कुछ कहीं पे आप लोगों का डेफिनेटली रोल प्ले होगा, कहीं पे गवर्नमेंट का रोल प्ले होगा। सर ये नंबर्स की आपने बड़ी प्यारी बात की जो आपने शुरू में लिखा हुआ है, ये मैं अपने ऑडियंस को दिखा भी देता हूँ, या आप भी चेक कर लीजिए जी, ठीक है। ये बल्कि हसीब ज़रा जूम करके भी दिखाना है आपने। 100 बिलियन रेमिटेंस फॉर पाकिस्तान, कैसे मुमकिन होगा सर ये 100 बिलियन तो मेरा ख्याल है वैसे ही कभी देखा भी नहीं हम लोगों ने। देखिए, आपने जो भी अपने प्रीएम्बल में, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपने रेज़ किए जी। बहुत सी चीज़ें हम ऑलरेडी कर रहे हैं जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ों पे हमारी वर्किंग है, और जैसे भी आपने कहा कि एक निश्चित शायद उसके लिए कम है, मैं कोशिश करता हूँ इसको ज़रा एहतसार के साथ ज़रा मेन पॉइंट्स पे रहूँ। देखिए, वन ऑफ द थिंग्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ डन सो फार, हमने एक्चुअली, आपने भी सही कहा कि ब्रेन ड्रेन किया है, ब्रेन एक्सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कम अटेंशन पॉलिसी सर्कल्स में आज तक एक्सपेट्रिएट्स को दी गई। ट्रू। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मैं फैसलाबाद से खुद बिलोंग करता हूँ, कि टेक्सटाइल सेक्टर इज़ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। बिल्कुल। आप मुझे सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे करके इनसे पूछ के दें, आज तक कभी इन्होंने $20 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं की। ऐसे ही है। बिल्कुल। ये सेक्टर कंपेटिटिवनेस में वे बिहाइंड है इंडिया से, जी, बांग्लादेश से। बिल्कुल। पाकिस्तान के बड़े टेक्सटाइल ग्रुप्स फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, हर टेक्सटाइल ग्रुप ने अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया हुआ है, मल्टीपल कॉलोनीज बनाई हैं। जी, ऐसे ही है। सो देयर इज़ ए कंसर्न, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। मैं इस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन को लेट डाउन नहीं कर रहा, सिर्फ इसका कंपैरिजन करके देना चाहता हूँ। सर एक और पॉइंट ऐड करूंगा, पैरेलल एक और काम भी हुआ है जो प्रॉपर्टी में नहीं आया, वो यहाँ से उठ के हमारा पाकिस्तानी सेठ बांग्लादेश में उसने फैक्ट्री लगा ली। ये भी हुआ। अब ज़रा मैं कंपैरिजन देना चाहता हूँ आपको। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सब्सिडी हंगरी सेक्टर है जी। सबसे ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये लेते हैं पिछले 10-15-20 साल। कभी $20 बिलियन से ज़्यादा इनकी एक्सपोर्ट नहीं हुई टोटल। और वो एक्सपेट्रिएट जिसको वाकई आपने ब्रेन ड्रेन की तरह फेंक दिया जी, वो आपको $31 बिलियन भेज रहा है। बिल्कुल। आप इमेजिन करें कि इस कंट्री में अगर जहां आपकी एनुअल एक्सपोर्ट 60 बिलियन से ज़्यादा है, टोटल एक्सपोर्ट $24 बिलियन की है, कोई 30 के करीब आपको रेमिटेंसेस आती हैं एक्सपेट्रिएट से, और फिर भी आप $10 बिलियन डेफिसिट में जाते हैं। अगर आप इस $30 बिलियन को एक मिनट के लिए माइनस करें जी, तो आप सोचें कि पाकिस्तान एक महीने के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपकी लाइफ लाइन कोई इस वक्त नंबर्स की सूरत में देखें, मैं ये कोई रेटरिक नहीं दे रहा, ये मैं कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ नंबर्स की बात कर रहा हूँ। आप टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान देख लें, टोटल इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख लें, और कंट्रीब्यूशन ऑफ दी रेमिटेंसेस देख लें हमारी इकोनॉमी के अंदर। $30 बिलियन अगर आपको ना आए तो वेयर वुड वी बी स्टैंडिंग? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये वो लोग हैं जिनको आपने ड्रेन किया था। एक और पॉइंट सर ऐड कर दूं, एक और पॉइंट ऐड कर दूं, ये वो लोग हैं जिनको आपने ड्रेन किया, और प्लस अगर ये आप पे शफकत करके कुछ पैसे वहाँ से भेजते हैं तो दे हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान को उसका पैसा कहाँ जाएगा। सर मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा हूँ। मैंने 2016 में लीगल 6 लाख रुपए का, ऑफिशियल कैमरे में बोल रहा हूँ इस वक्त, 6 लाख रुपए का लॉस करके दुबई से पाकिस्तान, अपने दुबई के बैंक से पाकिस्तान के बैंक में पैसे भेजे, 6 लाख का नेट लॉस किया कन्वर्जन में,
और वो पैसा आज 2016 से आज 2023 में बैठे हैं, नैब में कोर्ट में केस चल रहा है, एक पेनी मेरी रिकवर नहीं हुई, फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। Oh my God. ठीक है, अब आप बताएं कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, क्या प्रोटेक्शन है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं है। मेरा एक दोस्त सऊदी अरेबिया में है, एक दिन उसका फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि यार मैं कॉलोनी का नाम नहीं लेता, कहता मुझे सर ले ले, नाम ले ले, कोई मसला नहीं, फ्रॉड ही है सारे ये रियल एस्टेट की जितनी कॉलोनीज है। उसने कहा कि मैं यहाँ लेना चाहता हूँ, एक प्लॉट ले दो मुझे। तो मैंने उसे कहा कि यार एक और टाउन है जो कि गवर्नमेंट का टाउन था जी, तो वहाँ ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है, उसका मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पोटेंशियल है आने वाले दिनों में। उसने कहा वो तो सही है, लेकिन उस पर जब कब्जा होगा तो वो तुम छुड़वा कर दो। आपका एक्सपेट्रिएट जब पैसे भेज के पाकिस्तान में प्लॉट लेता है ना, तो किसी एलडीए टाइप की सरकारी कॉलोनी में उसके ऊपर सर कब्जा हो जाता है, हाँ, घरों पे। ये सारा काम आपने उनके साथ किया है, लेकिन अब मुझे इसके साथ एक स्ट्राइकिंग बात बताने दी, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को अंडरमाइन भी करते हैं। जी, आपने कहा कि इंडिया को हम बेंचमार्क बना लेते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करता है लोगों को, और इंडिया का एजुकेशन सेक्टर और इंडिया का लोग हमसे ज़्यादा ट्रेंड हैं। अब मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट कोट करके कह रहा हूँ, इस पेपर में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर मुल्क जहाँ पे उनके लोग काम कर रहे हैं एग्जैक्ट नंबर दिए हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 32 मिलियन 3 करोड़ 20 लाख इंडियन इस वक्त दुनिया में बाहर काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उनको $111 बिलियन हर साल भेजते हैं। जी, 111 बिलियन डॉलर। अब आप एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे कि 111 को डिवाइड कर लेंगे 3.2 मिलियन पे, जी, तो पर पर्सन रेमिटेंस कितनी बनती है? $3250। सही है। तो ऑन एवरेज हर इंडियन जो दुनिया में कहीं काम कर रहा है वो $3250 भेजता है इंडिया में। जी, वो इंडियन जो आपने कहा ट्रेंड भी हमसे ज़्यादा है, हाँ जी, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी बड़ी दी हुई है और प्रोटोकॉल भी बहुत दिया हुआ है। एक पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के 9.2 मिलियन एक्सपेट्रिएट्स बाहर हैं, 90 लाख, जी, और वो पाकिस्तान को $31 बिलियन भेजते हैं। अब आप इसको डिवाइड करें तो पर पर्सन रेमिटेंस जो पाकिस्तान को आती है वो 3400 की। जी, तो वो पाकिस्तानी जो आपके मुताबिक ट्रेंड भी कम है इंडिया से, सपोर्ट भी नहीं है, सपोर्ट भी बहुत कम है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट की तरह हम पैम्पर भी नहीं कर रहे, जी बिल्कुल, वो सर आपको $3400 दे रहा है, इंडियन एक आपको $3250 दे रहा है। बिल्कुल, तो पाकिस्तानी लोगों ने इसी स्किल सेट के साथ देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट द फैक्ट कि येस वी नीड टू वर्क ऑन आवर स्टूडेंट्स, वी नीड टू वर्क ऑन ऑल द इश्यूज जो आपने कहे। जी, इनको समझाना कि पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कम्युनिकेशन, लैंग्वेजेस, एवरीथिंग, एब्सोल्युटली एग्रीड ऑन दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सारी बातों के बावजूद हमारी पेपर पे, हमारे फैक्ट्स में हमारी परफॉर्मेंस उस इंडिया से बेहतर है जो हमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे छोड़ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो व्हेन इट कम्स टू एक्सपेट्रिएट्स पोटेंशियल, तो आप देखें इंडिया की आबादी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन उनके एक्सपेट्रिएट्स हमसे सिर्फ 3 गुना ज़्यादा है। जी, जी ऐसे ही है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पर कैपिटा एक्सपेट्रिएट्स अगर आप देखें तो दे आर वे बेटर देन इंडियंस। लेकिन सर इस पे हमें मेरा ख्याल है खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए। उसकी मेन रीज़न भी तो ये है, मैं कई इंडियंस को जानता हूँ जो कि बड़ी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के वापस गए हैं, बिकॉज वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ बेटर नज़र आई हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे उनका जो लोकल कल्चर के अंदर मल्टीनेशनल्स वहाँ पे इस वक्त अपने हेड ऑफिस खोल रही हैं, अपने रीजनल ऑफिस खोल रही हैं, एंड दे आर गेटिंग बेटर जॉब्स इन लोकल रीजन। तो ये भी एक वजह है कि वो वापस भी गए हैं और कुछ वहाँ से जाना भी नहीं चाहते। अच्छा, आपने बात बड़ी खूबसूरत की है, लेकिन उसकी रीज़न देखने की ज़रूरत है। देखें हुआ क्या। 1991 में इंडिया की तकरीबन वही सिचुएशन थी जो आज हमारी, जी ऐसे बैंकक्रप्ट होने। जी, जी, उन्होंने टारगेट करके अपने लोग एक दफ़ा मुल्क से बाहर भेजे। जी, जब वो गए इनिशियली वो सेटल हुए, लोअर पे जॉब्स की होंगी, कंपनीज में किसी लोअर कैडर पे स्टार्ट लिया होगा। जी, आस्ता 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 20 साल में, 25 साल में वो यहाँ तक पहुँच गए कि इस वक्त दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में से 25 कंपनीज के CEO इंडियंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब वो इस लेवल पे चले गए तो वो क्या कर रहे हैं देखें, उनका हर इंडियन जो अच्छी जॉब कर रहा है वो एम्बेसडर है कंट्री का। ऐसे ही है। वो कन्विंस करता है अमेरिका में बैठे हुए एक सॉफ्टवेयर हाउस को कि व्हाई डोंट यू गो एंड स्टार्ट बिजनेस इन मुंबई। बिल्कुल ऐसे ही है। वो वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में है, जो इस तरह की जॉब पे आ गया है कि जहाँ पे ही और शी कैन मेक ए डिसीजन, हाँ जी, तो वो कहता है अगली फैक्ट्री हम इंडिया खोलें। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो देखें ये जो इंडिया की आपने मुझे क्वालिटी बताई, हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 10-15 साल लगेंगे। कैसे? जो सर बंदे आज आप एक्सपेट्रिएट बाहर भेज के उनको ग्लोबल वर्कफोर्स में शामिल कर रहे हैं ना, ये क्या करेंगे? ये हमारे चेयरमैन साहब के वर्ड्स में वो कहते हैं जब ये बाहर जाते हैं ना, सबसे पहले पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में कि घर पक्का करवा लें, गांव से जाते हैं, फिर कहते हैं माँ को हज करवा लें, हाँ, फिर कहते हैं कि अच्छा यार अब आप ऐसा करें कि कोई काम शुरू कर लें जी। यानी जो बंदा बाहर जाएगा वो इनिशियली तो ये काम करेगा, जब वो थोड़ा सा सेटल होगा तो वो वहाँ किसी सॉफ्टवेयर हाउस को कहेगा कि यार लाहौर में भी बड़ा अच्छा बिजनेस हो रहा है वहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो थोड़ा सा और सेटल होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन पे होगा कि उसने नई फैक्ट्री कहाँ खोलनी है, तो वो कहेगा यार नई फैक्ट्री जाके आपने कलकत्ता में जो खोलनी है तो आप जाके वजीराबाद में क्यों ना खोल लें, वहाँ कटलरी का बड़ा काम। जी। तो सर ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। हर वो एक्सपेट्रिएट जिसको हम बाहर भेज रहे हैं और उसको अगर हम ट्रेन कर दें, उसको सपोर्ट कर दें, तो ना सिर्फ वो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस की मद में डॉलर भेज रहा है, बल्कि वो आइंदा आने वाले दिनों में आपका एम्बेसडर बनने वाला है, बल्कि वो आइंदा आने वाले दिनों में आपके कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट का सबब बनने वाला। लेकिन डॉक्टर साहब इसके लिए देखें, ये नंबर्स में बड़ी अच्छी लग रही है चीज़। आप ख़ुद भी माशाल्लाह बाहर जाते रहते हैं, मैंने भी जो चीज़ ऑब्जर्व की, सर हमें नेशन बनने के लिए सबसे पहले जो है ना मुत्तहिद होना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, पूरी दुनिया में ये होता है, लेग पुलिंग हर एक को होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपने बात की कि जब वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुँचेगा जहाँ वो डिसीजन मेकर की टेबल पे बैठा होगा, वो शायद कोशिश करेगा कि बैक होम कुछ बिजनेस लाए। किया भी ये लोगों ने, मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने बड़ी एफर्ट लगा के, गौरों के साथ वो पार्टनरशिप में थे, उन्होंने एफर्ट लगा के बैक होम ऑफिस खोला, विद इन 1 ईयर ऑफिस बंद हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि हमने वही अपनी 2 नंबरी हैं, आज जी लाइट नहीं है, अच्छा जी आज मैं बीमार हो गया हूँ, अच्छा जी आज मैं शादी पे जा रहा हूँ, मैं लेट उठा हूँ। ये जो सारे हमारे लेट बैक एटीट्यूड, जो एक मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड है, उनके यहाँ तो वो नहीं है ना। जिससे मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन ने दरवाजे ज़रूर खोले हैं, लेकिन हमें उनके कल्चर के अंदर भी थोड़ा सा जेल होना पड़ेगा। हमें एज ए नेशन अपने आप को इस चीज़ के लिए ट्रेंड करना पड़ेगा कि भाई अगर हमने वाकई बाहर से काम लेना है, अगर हमें वाकई डॉलर और ये पाउंड्स और दरहम को अपने पास लेके आना है, तो हमें उनके लिए थोड़ा सा अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी की टांग खींचता है, वो यहाँ तो प्रॉब्लम है ही है, बाहर भी यही प्रॉब्लम है। तो जब तक सर हम इस चीज़ से बालातर हो के कंट्री का नहीं सोचेंगे, एज ए नेशन बिल्डिंग की तरफ नहीं जाएंगे, जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी आप लग्जरी से लग्जरी फैसिलिटीज़ क्यों ना दे लें, सर नहीं कुछ होगा। बिल्कुल सही बात इस पे हमें काम करना ज़रूरी है। पहले देखिए, हम एक बात तो ये है कि हम एज एन इंस्टीट्यूशन आपके साथ 100% एग्री हैं इस बात पे। इस वजह से अगर आप हमारी स्ट्रेटजी देखें तो क्या है जी, देखें, हमने यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के एक थॉट ली, वो बैक थी बाय नंबर्स, बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन द मार्केट, रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग। सही, हमने उसके ऊपर एक पॉलिसी पेपर बना दिया। ठीक है, ये करके हम बैठ नहीं गए, क्योंकि हमें पता था कि पॉलिसी पेपर बनाने से मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी बातें आपने कही हमें ये सब माइंड में थी कि देखें यहाँ कल्चरल इशू है, सोशल इशू है, गवर्नमेंट का इशू है, सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की चाहिए। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इस बात को एकेडेमिया के अंदर स्प्रेड किया। ठीक है, अभी पिछले दिनों रेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। हमने अपनी ये वाली थॉट और अपनी काविश वहाँ पे प्रेजेंट की। यही वाली बुक जो आपके हाथ में है सब वीसीज़ के हाथ में दी और उन्हें कहा कि देखें, खाली सुपीरियर यूनिवर्सिटी बाहर स्टूडेंट नहीं भेजेगी, बिल्कुल ऐसे ही। आप भी भेजिए। ये हम सब का मुश्तरका मिशन है, जी, नंबर 1। और हम एक दूसरे से लर्न कर लें, हम एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को पूल कर लें। हो सकता है हमारे अमेरिका में अच्छे रिलेशनशिप हों, हमारी किसी कंपेटिटर यूनिवर्सिटी के फ्रांस में अच्छे रिलेशनशिप हों, हम आपस में एक दूसरे के साथ कोलैब शेयर करना पड़ेगा सर, कोलैबोरेट कर लें, नंबर 1। नंबर 2, हमें इस बात का भी आइडिया था कि जब तक ये पेपर पॉलिटिकल स्फीयर्स में नहीं जाएगा तब तक इसकी ऑनरशिप नहीं आएगी। जी, ऐसे देखें, एंड ऑफ द डे आप जो भी कहें और जो भी सिचुएशन है, बहरहाल पीपल रिप्रेजेंटेशन तो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती जी, ऐसे ही है। तो हमें ये भी ज़रूरी था कि हम, जैसे आप देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर वक्त कोई ना कोई मंत्रा चाहिए, उनको भी कोई ना कोई नारा और मंशूर चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही वो है। बनाते हैं, अच्छा मंशूर होता है, हम इससे डिनाई नहीं कर रहे। हमने पाकिस्तान की तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप के साथ मीटिंग करके, सही, हमारे चेयरमैन ने, हमारी रेक्टर ने, हम जहाँ तक जा सकते थे, हमने उनको ये प्रेजेंट किया। ठीक है, और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको अगले 5 साल के लिए अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं।
देखिए उनको भी तो लोगों को कुछ होप देनी है ना। हाँ जी। जब वो जलसा करने जाते हैं और लोग आपसे पूछते हैं कि अगले 5 साल का इकोनॉमिक रोड मैप क्या है जी, तो ऑनेस्टली यू डोंट हैव ए रोड मैप। बिल्कुल। तो वहाँ ये कहना कि यार जाना तो सारे पाकिस्तानी चाहते ही हैं। हाँ। देखें आपने उस दिन देखा टीवी पे किसी एंकर ने पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, 90% ने कहा यस। जी, हमने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सर्वे करवाया 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट से कि कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं, 83% ने कहा कि हम बाहर जाना चाहते हैं। तो सर लोग तो चाहते हैं जी, अगर पॉलिटिकल पार्टीज उनको ये कहें कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। हाँ, अब जब हम डेलीगेशन लेके यूएई जाएंगे तो वहाँ से डॉलर नहीं मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि आप हमें 10,000 जॉब्स दे दें। क्या बात है, क्या बात। आप बाहर जाएं और जाके देखें। मैंने देखा वहाँ पे इंडियन लॉबी पता कैसे काम कर रही है। वो मिडल ईस्ट के अंदर आज, और ये ना सिर्फ मतलब वो सदर और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हो रहा है, नीचे जो सेकंड ब्रास है उसके लेवल पे वो आज आपसे जाके पूछेंगे कि मुझे बताएं कि 5 साल बाद आप कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उस प्रोजेक्ट को देख के उसकी स्पेसिफिकेशंस लेके इंडिया में जाके बताएंगे कि यार 5 साल बाद सऊदी अरेबिया में ये प्रोजेक्ट आने वाला है, कतर में ये प्रोजेक्ट आने वाला है, उनको इतने मेसन्स चाहिए, उनको इतने इलेक्ट्रिशियन चाहिए, इस तरह का प्रोजेक्ट है जी, आज से वो प्रिपेयर करने लगेंगे। जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च होगा 80% इंडियन पहले दिन इंडक्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये अगर जाके मांगे, देखें अब मैं ये कहना नहीं चाहता कैमरे पे, लेकिन आपको पता है कि हमारे बारे में ये बात इंप्रेशन है कि हर नई गवर्नमेंट आती है और ब्रदरली कंट्री से पैसे लेने भीख मांगने जाते हैं। बिल्कुल। मांग आप कितने लेते हैं? 1 बिलियन, 2, 3, 4, 5, 25? कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल मतलब आज तक आपने कितने ले लिए होंगे? एक गवर्नमेंट बड़ी कामयाब होगी, कहती $6 बिलियन मैंने IMF से ले लिया 3 सालों में, या आप कहते हैं मैं $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करा दूंगा। सर $31 बिलियन तो ये बेचारे आपको ऑलरेडी भेज रहे हैं, जिनका आप नाम भी नहीं लेते, जिनके साथ आप मुलाकात नहीं करते जब आप बाहर जाते हैं। ऐसे ही है, बल्कि उन्हें कहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ना पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले, आपका काम है पैसे कमाना, कमा के पीछे भेजना। जी, ऐसे ही है। ये पिछले दिनों हमारे एम्बेसडर साहब कह रहे थे। तो हमें चाहिए कि अगर आप इसको एम्ब्रेस कर लें तो देखिए काम आसान है। जी, ऐसे ही है। दुनिया को लोग चाहिए, आप उनके लिए कोई बोझ नहीं बन रहे। दे नीड ह्यूमन रिसोर्स। आपने जाके उन्हें ये कहना है सिंपल कि सर हम आपसे सपोर्ट ये करने आए हैं कि आप हमें बताएं, हम आपको ह्यूमन कैपिटल ट्रेंड देंगे, हाँ, जो आपको चाहिए हम वो स्किल सेट नीचे यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू डेवलप करवाएंगे। बिल्कुल। देखिए आप मुझे एज ए यूनिवर्सिटी कहें, अभी आपने कहा तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आपके कहने से पहले हमें इस बात का पता लग गया कि भाई लैंग्वेज इज एन इशू। बिल्कुल। आपने यूरोप में लोग भेजने हैं तो वो पुर्तगीज बोलेंगे, वो फ्रेंच बोलेंगे, वो इटालियन बोलेंगे, वो उर्दू नहीं बोलेंगे, इंग्लिश भी नहीं बोलेंगे। सही है। तो हमने ऑलरेडी लैंग्वेज स्कूल बना लिया अपनी यूनिवर्सिटी में, और हमने जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है उसको हमने कहा 4th ईयर में तुम रजिस्टर्ड हो जाओगे, एक पूरा साल आपकी लैंग्वेज ट्रेनिंग होगी, आपकी कल्चरल सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग होगी। हर कल्चर की कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। बिल्कुल। और हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे जब आप, और पूरा साल आप पढ़ते भी रहेंगे। बिल्कुल। जब तक आप पूरा साल लगा के अपना डिग्री पूरी करेंगे तब तक आपका पेपर वर्क, आपका प्रोजेक्ट, आपकी चीज़ें, आपकी लैंग्वेज सब कुछ ठीक होगी एंड यू विल बी फैसिलिटेटेड। और डॉक्टर साहब एक और इसमें ना बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि देखें जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, आपकी जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो बहुत हाई होती है। आपके ऊपर सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है, आप पे ना फ्रेंड सर्कल का प्रेशर है, ना घर का प्रेशर है, किसी चीज़ का नहीं। और आप उस वक्त अगर आपको ये रोड मैप दे दिया जाए कि भाई जो मैं मनी मेकिंग की बात कर रहा था उस पर भी बल्कि आंसर कीजिएगा, आज एक नॉर्मल में रख ला ग्रेजुएशन की डिग्री 20 लाख पे तो टच कर रही है, बल्कि अगर आप उसके लवाजमात डालें, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारी चीज़ें, तो 30 कहीं नहीं गया। 30 लाख में एक डिग्री हो रही है और उसके बाद बच्चे को ये नहीं पता उसने करना क्या है। वेयर एज अगर आप ये वाला इम्प्लीमेंटेशन उसको दे देंगे, भाई आप 3रे 4थे सेमेस्टर में डिसाइड कर लो कहाँ जाना है, यूरोप जाना है, अच्छा यूरोप की किस कंट्री में जाना है, आओ हम मिल के आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप जिस दिन यहाँ से फ्लाई करोगे एटलीस्ट इतना ज़रूर आपके पास नॉलेज होगा कि आप जाके वहाँ पर परेशान नहीं होगे। तो उसमें 2-3 चीज़ें उसको मिल जाएंगी। एक, परेशान नहीं होगा। दूसरा, उसको कंफर्म होगा हाँ भाई मेरा रोड मैप क्या है, उसको एक करियर काउंसलिंग मिल जाएगी। तीसरी चीज़, उस बच्चे को ये पता होगा कि भाई मैं 30 लाख लगा के माँ बाप पे बोझ नहीं बनूंगा। हो क्या रहा है, डिग्री की हद तक हम सिखाते नहीं है, डिग्री मुकम्मल हो जाती है, अच्छा 25 साल बच्चे ने भी अपनी लाइफ के ज़ाया कर दिए हैं, उसको भी होश नहीं आई। जैसे ही 25 साल पहला महीना होता है उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सोसाइटी का भी प्रेशर, लाओ 1 लाख रुपया कमा के, फिर वो जो बच्ची उसने पूरा 4 साल लेके साथ चली होती यूनिवर्सिटी में, उसकी तरफ से भी उसको प्रेशर आ जाता है, माँ बाप का भी प्रेशर, उसमें वो कभी भी परफॉर्म नहीं करता ना। वो बच्चा परफॉर्म करता है और फिर उसकी जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो आपने रोड मैप दी है बहुत ही खूबसूरत है। इसमें अगर सारी यूनिवर्सिटीज ऑन बोर्ड हों और गवर्नमेंट की थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। मैंने आपको कहा पॉलिटिकल पार्टीज को हम जाके दे चुके हैं जी, और बहुत अच्छी मीटिंग्स रही,
हमारी उनके साथ, टॉप टियर के साथ, और उन्होंने कहा देखें आपको ये क्रेडिट देना होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द पर्सन हु हैड दिस आइडिया कि हमने लोगों को मिडिल ईस्ट में भेजना। जी बिल्कुल। तो ये जो आज आपको रेमिटेंसेस आ रही हैं इसके अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी ऐसे ही है। पासपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान में बनवा के देने शुरू किए थे लोगों के लिए। बिल्कुल। तो हु हैव डन सम गुड वर्क वी शुड अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आज भी पीपल्स पार्टी, आज भी मुस्लिम लीग नून, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम बड़ी पार्टीज़, उनके सबके नेटवर्क्स हैं, उन सबके रिलेशनशिप्स हैं, उनकी एक पॉपुलैरिटी है हमारी एक्सपेट्रिएट्स के अंदर भी, वो सब इसको यूज़ करके ये फैसिलिटेशन दे सकते हैं। बिल्कुल। और आप इस पेपर में जैसे हम देखेंगे कि हमने बड़े प्रिसाइज पॉलिसी सजेशन दिए हैं कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। इसमें कोई शक नहीं है कि देखें 30 से $100 बिलियन पे जाने के लिए इट टेक्स एफर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें रोड मैप भी अपने अच्छा 5 साल इज अ गुड नंबर। एफर्ट इज देयर। बात यह है कि देखें एफर्ट के बगैर तो फिर मैं कॉफ़ी का मग भी नहीं पी सकता ना, उसके लिए एक एफर्ट चाहिए। ऐसे ही है। तो एफर्ट करनी पड़ेगी, डायरेक्शन अगर हम सही दे तो ज़रूर लगाएं। बिल्कुल। और एक वो जो आपने कमेंट मनी मेकिंग वाला कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिथ क्रिएट करती हैं और उसके ऊपर बैशिंग करती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप देखें, एक तो जब आप कहते हैं ना कि दिस इज़ ए प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी जी, और वो यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट बिजनेस के तौर पे रजिस्टर्ड है जी, तो एक तो दी बिजनेस हैज़ द राइट टू अर्न मनी। बिल्कुल ऐसे ही नंबर है। 1, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं ना कि हम एक प्राइवेट बिजनेस है। बिल्कुल हाँ। एक प्राइवेट बिजनेस एंटिटी हैं हम इन एजुकेशन सिस्टम में। अच्छा, अगर तो वो अब प्राइवेट बिजनेस सर क्या काम करता है, आप किसी कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं कहता कि मैं सोशल के वर्क के लिए बैठा हूँ। जी ऐसे ही है। बिजनेस मेकिंग एंटिटी। मेरा सवाल भी यही था, आपने आंसर कर रहे हैं। आपको अच्छी कॉफ़ी मिलेगी तो आप खरीदेंगे, जी। नहीं मिलेगी तो आप नहीं खरीदेंगे। अब आप आ जाएं प्राइवेट एजुकेशन पे, चाहे वो स्कूल है या यूनिवर्सिटी। जी। एक यूनिवर्सिटी कहती है कि देखिए मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हूँ, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पेनी नहीं देती, मैं अपने पैसे, अपने बिजली के बिल, हर चीज़ खुद से जनरेट करता हूँ, बल्कि मुझे जगह जगह अपने लेजिटिमेट काम करवाने के लिए फाइल को पहिए लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज आप कर नहीं ना सकते। जी ऐसे ही है। इतना सारा बर्डन है आपके ऊपर। इसके साथ अगर पैसे आएंगे नहीं तो हम चलेंगे कैसे? तो हाँ, पहली बात तो ये कि वी शुड नॉट बी शाय एज ए प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी टू क्लेम दैट येस वी आर हेयर टू मेक मनी, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही है। लेकिन इट शुड नॉट बी एट एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। जी। अच्छा, अब मार्केट सर बड़ी कंपेटिटिव है। देखें, आपको मैं 10 इंस्टीट्यूट गिनवा सकता हूँ बड़े बड़े, जो जब मैंने MBA किया था तो लाहौर में बड़े अच्छे समझे जाते थे, आज से 20 साल पहले। जी। आज वो बंद हो गए हैं। क्यों? वी आर लिविंग इन द एज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। इफ सुपीरियर यूनिवर्सिटी हैज़ बीन सर्वाइविंग एंड ग्रोइंग एंड थ्राइविंग इन द लास्ट 20 ईयर्स, देयर मस्ट बी समथिंग गुड इन इट, वरना हम बहुत सारे बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह पीछे रह जाते या बंद हो जाते। सही। कितने बड़े नाम लाहौर में बंद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, जब आपसे पढ़ के बच्चे को जॉब और करियर और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिलेगी, तो सर अगले साल आपका एडमिशन नहीं होगा, उससे अगले साल उतना भी नहीं होगा। इसलिए इस बात को समझना कि गवर्नमेंट जितने रिसोर्सेज, आप सर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाए ना, तो अभी हम गए पिछले दिनों एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, उनके VC साहब से मुलाकात थी। तो अब जब हम एंटर हुए तो दुनिया ही और थी सर। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इतना बड़ा, VC ऑफिस के बाहर एक ऑफिस, फिर एक अंदर ऑफिस, फिर एक अंदर ऑफिस और फिर एक अंदर ऑफिस। हम गए, उन्होंने कसरे नफसी से काम लेते हुए कहा कि देखें मेरा ऑफिस ज़रा छोटा है, कुछ दिन पहले गवर्नर साहब आए हुए थे तो मैं उन्हें कह रहा था कि सर ये आपके शाय निशान तो ऑफिस नहीं है। माशाअल्लाह। तो मैंने उन्हें कहा कि गवर्नर साहब को हो सकता है ये छोटा लगता हो, जहाँ से भाई हम आए ना, हमारे लिए तो आप एक स्टेट में बैठे हैं। तो आप रिसोर्सेज देखें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, और अभी तक इनको फीडिंग देती है सारी गवर्नमेंट। इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, इनके पास जगह देखें, इनके ब्लॉक्स देखें, इनकी बसेस देखें, इनकी गाड़ियां देखें, इनके प्रोफेसर्स और फीसिस के रहने के घर देखें, अभी भी पब्लिक के पैसे पे चल रहे हैं। ऐसे ही है। प्राइवेट सेक्टर हर चीज़ खुद कर रहा है। हम छोटे ऑफिस में बैठते हैं, छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, छोटी बिल्डिंग में गुजारा करते हैं। सही। क्योंकि सब कुछ हमने खुद खरीदना है। जी। उसके बावजूद हम प्राइवेट सेक्टर हर लिहाज से पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो एग्री करूंगा मैं इस पे। और फिर भी हम पे ये कहा जाता है कि हो ये पैसे बना रहे हैं। सर देखें, जब माइक्रोसॉफ्ट पैसे बनाता है तो क्या उसको बुरा समझा जाता है? देखिए सर, नहीं, मैं यहाँ पे ना, मेरा पॉइंट ये नहीं कि पैसा बनाना हक है, क्योंकि आपने जब डिक्लेयर कर दिया ना कि आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट लग के आती हैं। बिल्कुल सही। जब आप
एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो इसका एक सोशल कॉस्ट भी आती है साथ। मेडिकल की बात करते हैं तो उसमें सोशल कॉस्ट भी आपकी साथ आती है। बिल्कुल सही। पैसा इसमें ठीक है आप कमाएं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, सारे कमा रहे हैं तो डेफिनेटली जब आप हैं ही प्राइवेट तो फिर तो आपको कमाना चाहिए। लेकिन जो आपने बात की ना, फिर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होते हैं? आज भी बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टी है। जो उसमें विजिटिंग फैकल्टी वाले आ रहे हैं वो खुद उस बच्चे के साथ आप बैठ जाएंगे घंटा, सही। आप खुद उसके जो है ना मतलब कैलिबर को जज कर लेंगे। वही बात आ जाती, फिर गैप क्यों? अगर देखें इतनी अच्छी एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर दे रहा है तो फिर हम क्यों दुनिया से इतना पीछे हैं? देखिए, दो बातें। एक बात का जवाब तो मैंने दिया, मैं दोबारा से उसको हाईलाइट करता हूँ। एक बात ये है कि आप हमारे प्राइवेट सेक्टर को पहले तो हमारे पब्लिक सेक्टर से कंपेयर करें। वो तो बहुत बड़ा गैप है सर, वो तो मान लिया। दूसरे लेवल पे हम दुनिया के साथ करेंगे, एक नंबर। दूसरी बात ये, जैसे मैंने भी आपको कहा कि अगर आप बाय प्रोडक्ट्स पूरी नहीं करते जी, तो मार्केट आपको मार्केट से बाहर उठा के फेंक देती। सही। इस वक्त सर लाहौर नहीं में- फेंकेगी, सॉरी माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, नहीं फेंकेगी क्योंकि जो आपके कंपेटिटर है ना वो भी तो उसी स्केल पे खड़े हैं ना। स्केल देखें, आज बाकी इंस्टीट्यूशन लम्स क्यों नहीं बन पाए? लम्स और IBA दो ही है ना जिनको मतलब टॉप रैंकिंग में लाया जाता है, बाकी सारे आ जाते हैं सेकंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। मसला ये है कि जो आपका कंपटीशन भी है जिसके साथ आप compete कर रहे हैं वो भी तो सर आप ही जैसी दे रहे हैं ना चीज़ें। नहीं सर, ऐसा नहीं। देखें, एक बात आपने कहा कि मार्केट बाहर नहीं फेंकेगी, मैं फिर से कहूँगा कि मेरा ये प्रोग्रेटिव नहीं बनता कि मैं उनके नाम लूँ, लेकिन आपको पता है कि लाहौर में 10-15 अच्छे इदारे हुए हैं, पिछले बंद हुए। 10-15 साल में बंद हुए। बिल्कुल हुए। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाय प्रोडक्ट अच्छी नहीं देंगे तो आप बंद नहीं होंगे। आपके सामने रीसेंट हिस्ट्री है। इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म वेल, यू आर आउट ऑफ द मार्केट, जी। नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त लाहौर में 10-15 लोग अपनी जेब में यूनिवर्सिटी का चार्टर लेके और बिलियंस ऑफ रुपीज़ लेके बैठे हुए हैं। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, बिल्डिंग भी है, चार्टर भी है, स्टूडेंट नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटीज़ बैठी हुई हैं उनको नए आने वाले कंपटीशन से थ्रेट नहीं है या उनको बंद होने का खतरा नहीं। दोनों बातें हैं। हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अपनी किसी ना किसी एबिलिटी पे सर्वाइव करते हैं, वरना प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। सर देखिए, एक चीज़ पे तो मैं यहाँ पे जो है ना बल्कि कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा आपकी यूनिवर्सिटी को। आई स्टिल रिमेंबर द डेज 2002-2004 के अंदर किसी का जब एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होता ना, वो कहता है सुपीरियर में ले लो। सही। उस वक्त इसकी कैटेगरी आती थी, लेकिन आज देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट कि आज ये टियर 2 की उसमें आता है। ठीक है, जो जहाँ पे आपकी बाकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खड़ी उन्होंने इंप्रूव डेफिनेटली किया। और चोई साहब का जो आप बार बार नाम ले रहे हैं, मैंने उनके 1-2 सेशन भी अटेंड किए। विजनरी आदमी है, जिस भी बिजनेस में गए हैं विजन लेके जाते हैं। डॉक्टर स्मेरा का आपने नाम लिया, देखिए जब आपके साथ ये विजनरी लोग जुड़ते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा ये है कि अच्छा तो कर लिया अब हमने, देखिए 20 साल की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, 2 आपने डेकेड गुजार दिए इसमें। अब हमने सर नेक्स्ट लेवल पे जाना है। सर इसमें बल्कि एक चीज़ और बताइएगा, अगर वो शायद आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो उसको मेरी रिक्वेस्ट है ऐड कीजिए। 90 मिलियन इस वक्त एक्सपैट है, उनकी अगर आप रिसर्च करें तो उनमें से शायद आपको चंद हज़ार भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन। जी जी। सारे जॉबियंस हैं, और जॉबियंस वाला माइंडसेट ही क्योंकि जा रहा है तो वही आएगा। क्यों हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कुछ काम नहीं करते? क्योंकि माशाल्लाह आपके पास बड़े बड़े कैंपसेस हैं। हम सिर्फ पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर 1 या 2 कैंटीन बनाई, दैट्स इट, खलास। और उसका भी क्या है, आउटसोर्स कर दिया किसी बाहर को। क्यों हम अमेरिकन मॉडल नहीं अडॉप्ट करते कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही छोटे छोटे से कियोस्क बनाएं, दे दे भाई, लगा लो चार्ट, लगाओ यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई, बेचो यहाँ फ़ोन की एक्सेसरीज बेचें, यहाँ पे को ला के रिपोर्ट बेचें। इस तरह के छोटे छोटे कियोस्क बना के इनिशिएटिव स्टूडेंट्स को क्यों नहीं देते, खास तौर पे बिजनेस वाले स्टूडेंट्स को? दे रहे हैं। देखिए, एक तो आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी तशरीफ लाएं, जरूर सर। आपको फूड कियोस्क नजर आएंगे, ठीक है, स्टूडेंट लेड नजर आएंगे, वेरी नाइस। नंबर 1। अच्छा, ये सिर्फ हम नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पे हो रहे होंगे। 1 साल पहले मेरा नमल यूनिवर्सिटी जाने का इत्तेफाक हुआ एक एक्रेडिटेशन विजिट पे, तो मैंने देखा वहाँ पे भी स्टूडेंट ये कर रहे हैं। सही। आई एम श्योर कि बाकी जगहों पे भी कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप हमारे पास आएँ, हम आपको दिखाएंगे। अभी मैंने आपको कहा कि लास्ट 1 ईयर हम उनको मार्केट में प्लेस करते हैं। हम उनको पहले 3 स्ट्रीम्स ऑफर करते थे। ठीक है। एक थी जिसको हम कहते थे स्टार्टअप स्ट्रीम। ओके। तो जो स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था उसको हम अपने इंक्यूबेशन सेंटर के साथ एंगेज करके 1 साल के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर काम करवा के बिजनेस लॉन्च करते थे। ओके। जिस दिन उसका बिजनेस लॉन्च होता है उस दिन हमारा लाहौर रंग टीवी का कैमरामैन जाके उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करता है। ओके। और हमने पिछले 2 साल के अंदर 190+ बिजनेसेस स्टार्ट करवाए हैं मेरी फैक्ट्री। वेरी नाइस। अगेन उसके सारे के सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इंक्लूडिंग डिजिटल एविडेंसेस अवेलेबल हैं। एक स्ट्रीम है जिसको हम कहते हैं स्केल अप स्ट्रीम। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और अपना बिजनेस आप स्केल करना चाहते हैं, या आप एक फैमिली बिजनेस से बैकग्राउंड है आपका और आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस अगली स्टेज पे जाए, उनके लिए स्केल अप स्ट्रीम है। ठीक है। तीसरी थी ये जो प्लेसमेंट स्ट्रीम थी, इसको हम डिज़ाइन चैलेंज स्ट्रीम कहते थे।
अब हमने वो चौथी स्ट्रीम ऐड की है जिसको हम कह रहे हैं गो ग्लोबल स्ट्रीम। गो ग्लोबल स्ट्रीम में जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता है, जैसे मैंने भी आपको कहा, उसको 1 साल पहले ही फिर हम उसकी लैंग्वेज, उसकी बाकी ट्रेनिंग्स करवाना शुरू करें। सही। नाउ दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि जब हमने ये कहा कि हम अपने स्टूडेंट बाहर भेजेंगे और हम बाकियों को हेल्प करेंगे, तो चाहे वो लैंग्वेज सेंटर हो, चाहे वो गो ग्लोबल स्ट्रीम ऐड करनी हो, चाहे ये रियलाइजेशन करनी हो कि हमने इनकी डॉक्यूमेंटेशन में, इनके मैनर्स में, इनके एथिक्स में, इनके प्रोफेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में असिस्ट करना हो, या हम इनको यूएई मार्केट लेके जाएं तो वहाँ बूट कैंप बना के इनको पहले एक तरह से प्रिपेयर करना हो ताकि ये मार्केट रेडी ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर सकें हम। सर बल्कि एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, यूएई के अंदर होता है एक ग्लोबल विलेज के नाम से। जी बिल्कुल। 6 महीने का पूरा उनका हर साल होता है, वहाँ क्यों नहीं आप प्लेस लेके जा? अच्छा, प्लेस तो नहीं, अभी हम क्या करवा रहे थे, अभी वो भी शायद उसके ऊपर सॉरी वहाँ ना सर, जो मैंने चीज़ देखी है, आपने विजिट किया है? मैंने किया सर। वहाँ सबसे जो बड़ा गैप मौजूद है ना, वो पाकिस्तानी पवेलियन के अंदर है। इतना कुछ हो सकता है, हमने वही ट्रेडिशनल 2-4 वो जो है ना शॉले शूले रख के और 1-2 बस उसको बैठा दिया। वेराज अगर आप बाकी देखें, ईरानी क्लस्टर में चले जाएं, इंडियन क्लस्टर में चले, इवन अफगानी क्लस्टर में चले जाएं, तो दे हैव डन मार्वलस वर्क आउट देयर। इतना बड़ा गैप है, मैं कहता हूँ सर इसको टैप कीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहुँचाएं अपने बच्चों, और ये फ्री है, कोई आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी लर्निंग है। हमने ये काम ज़रूर किया था। अभी जो मैं आपको बूट कैंप की बात बता रहा था, उस बूट कैंप में ये भी एक शामिल है, उसको हम सोशल्स कहते हैं। ठीक है। कि एक दिन हम उनको मुख्तलिफ साइट्स पे विजिट करवाते हैं ताकि उनका एक दफ़ा दिमाग विजन बने और उनको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके। उसके अंदर ये शामिल था कि हम उनको ग्लोबल सिटी लेके जाते हैं, ग्लोबल विलेज लेके जाते हैं। लेकिन वर्किंग देयर अपॉर्चुनिटी, यस देयर इज़। और ये मैंने अभी जो आपको नंबर दिए इसीलिए दिए आपको ये बताना कि पहले देखें स्टार्टअप और स्केल अप कल्चर आपको पहले यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जी ऐसे ही है। फिर आप उसको इंटरनेशनली कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ हमने कर लिया। दुबई के अंदर एक बहुत एक्टिव एसोसिएशन है, इट इज़ नोन एज पैड, पाकिस्तान एसोसिएशन। जी मैं उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ। अब आप पैड वाले किसी मेंबर से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सही। और उन्होंने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया पैड की बिल्डिंग के अंदर। जी। और मैं भी वहाँ गया विजिट पे, तो मेरी भी उनसे मीटिंग हुई। वहाँ पे हमारी टीम है, इस वक्त भी चेयरमैन हमारे उधर ही हैं। तो उनके साथ जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार हमने ये सेंटर बना लिया, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट शुरू करें। तो हमने कहा कि देखें, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था ETTP, एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, डॉक्टर सुमेरा ने 2017 में। अब वो इतना सक्सेसफुल हो गया सर कि पिछले दिनों हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में सही हमने उसको एक सी पाकिस्तान के नाम से बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से भी, यहाँ पे भी उनके लिए भी अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को ट्रेनिंग करवा रही है। वेरी नाइस। तो हमने कहा कि यही सेम मॉडल हम आपको ऑफर करेंगे। हम पैड के अंदर बैठ के अपने और आपके लोगों के लिए स्टार्टअप और स्केल अप के ऑप्शन शुरू कर देंगे। क्या तो यही प्रोग्राम हम वहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, मैं एज ए डीन हर साल एकेडमिक काउंसिल में अपनी फैकल्टी की परफॉर्मेंस प्रेजेंट करता हूँ। सारे डीन्स करते हैं। सही। पहला इंडिकेटर क्या है? नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, क्योंकि हम एक एंटरप्रेन्योरल बिजनेस स्कूल, चौधरी अब्दुर्रहमान बिजनेस स्कूल एज एन एंटरप्रेन्योरल बिजनेस स्कूल। नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, उन स्टार्टअप्स ने कितनी जॉब्स क्रिएट की, उन स्टार्टअप्स ने कितनी इन्वेस्टमेंट जनरेट कराई, सही, और उनसे कितने रेवेन्यू जनरेट किया। वेरी नाइस। सेम स्केलअप्स, नंबर ऑफ स्केलअप्स, कितनी जॉब्स क्रिएट की, कितनी इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज की, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, और फिर जॉब प्लेसमेंट, कितने स्टूडेंट 100% एम्प्लॉयड थे या नहीं, और किस एवरेज सैलरी पे एम्प्लॉयड थे। सही। ये सारे स्टेटिस्टिक्स मेरी परफॉर्मेंस की स्लाइड नंबर 1 है। वेरी नाइस। इस क्लियर फोकस के साथ हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इसी क्लियर फोकस के साथ हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। हमारे पास टारगेट्स हैं कि हमने कितने स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजने हैं, कितने स्टूडेंट हमने वर्क वीज़ा पे बाहर भेजने हैं, कितने स्टूडेंट्स हमने एंटरप्रेन्योर बना के बाहर भेजने हैं। उसके ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स के टारगेट्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, डिस्कशंस हैं, फॉलोअप्स हैं, ताकि हम इस डेडिकेटेड एफर्ट के थ्रू वहाँ जाएं। बिल्कुल। तो इसमें जो ये आपका 100 बिलियन का पूरा एम है, इंशाल्लाह ये 5 साल का आपने जो रोड मैप दिया है इसमें अचीव ज़रूर होगा। इसमें गवर्नमेंट लेवल पे अभी आपने कहा कि हमने प्रेजेंट किया है इसको, प्राइवेट सेक्टर को किसी को ऑनबोर्ड किया, क्योंकि डेफिनेटली अकेले सुपीरियर यूनिवर्सिटी तो इस कैपेसिटी को मीट नहीं कर पाएगी ना। सर किया हमने, अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हमने सबसे पहले रेक्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को ऑन बोर्ड किया। अच्छा। VCs को, सही, और रेक्टर्स को। दे आर वर्चुअली ऑन बोर्ड या प्रॉपर्ली कोई आपका एग्रीमेंट हुआ है आपस में, क्योंकि एक विजन है ना, विजन को जब आगे लेके चलना है तो डेफिनेटली उसमें फिर आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 काम हमने किए। एक तो ये था कि ज़्यादा पहले हमने उनके साथ शेयर किया आइडिया, फिर हमने उसके ऊपर डायलॉग्स रखे, ठीक है, डिस्कशंस रखी, ताकि हम लोगों के व्यूज़ सुन सकें। सही। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसमें। चेयरमैन HEC, चेयरमैन PHEC,
चेयरमैन सिंध हाई कमीशन, ठीक है, हेरा और हीरा के नाम से एक है हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी इन ठीक है, के, वो सबके हेड्स वहाँ पे शामिल थे। और वहाँ ये डिसाइड हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी अब्दुर्रहमान, जो कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। उनके अंडर ये डिसाइड हुआ कि हम एक कंसोर्शियम ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन बनाने लगे, ठीक है, जहाँ तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपस में, या कम से कम जो एक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उस कंसोर्शियम का पार्ट बनेगी जी, वो अपने अपने इंटरनेशनलाइजेशन के इनिशिएटिव्स को और एजेंडा को इकट्ठा करेंगी, सही, और हम मिल के इस $100 बिलियन वाली एफर्ट की तरफ के टारगेट की तरफ कलेक्टिवली मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पहले दिन से भी अंदाज़ा था, आपने बिल्कुल सही कहा, हम इसमें अपना शेयर ज़रूर डाल सकते हैं, बिल्कुल हम इसमें एक गाइडिंग रॉड ज़रूर बन सकते हैं जी, लेकिन एक अकेली ईंट दीवार नहीं बन सकती। एग्जैक्टली, तो दीवार बनने के लिए ज़रूरी है कि हम बाकी ईंटों के साथ जुड़ के काम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए पहला स्टेप हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने सबसे पहले वही काम किया है। सही, देखिए मेरा नेचुरल काउंटर पार्ट है दूसरी यूनिवर्सिटी, हाँ जी, उसके बाद है गवर्नमेंट, उसके बाद है किसी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड होंगे तो आगे गवर्नमेंट लेवल पे जाएगा। इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए सबसे पहले हमने प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड किया, उसके बाद, और ज़ाहिर है कि ऑन बोर्ड किया से मुराद ऐसा नहीं है कि ये आइदर ऑफ है कि हो गया या नहीं हो। जी जी, देखिए ये कन्विंस करने में, लॉबी करने में भी टाइम लगता है। यहाँ मैं बैठा हुआ, जबकि आगे भी मुझे जाना है और पीछे भी बहुत चीज़ें करके आऊँ, इज़ फॉर ए रीज़न। बिल्कुल ऐसे देखिए ये पॉडकास्ट भी एक तरह से एफर्ट टू लॉबी है, ट्रू ट्रू, ताकि हम इस मैसेज को इतना स्प्रेड करें, इतने डिफरेंट कॉर्नर से स्प्रेड करें, ताकि सब कोई आस्ता आस्ता इस पे आना शुरू। और बाय द वे इट्स अ सोशल कॉज, इसमें किसी किस्म का देखिए, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी। ये जो भी आप कह रहे थे ना कि यूनिवर्सिटीज आर मनी मेकिंग, देखें यू मेक मनी, वी डोंट एग्री, वी डोंट माइंड, वी आर एग्री विद इट, लेकिन आप वैल्यू डिलीवर करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैल्यू ड्रिवन ये है कि आप नए आइडिया सोचें। अगर इस वक्त कंट्री में कोई होप नज़र नहीं आ रही कि हमारी इकोनॉमिक टर्न अराउंड कैसे होएगी जी, तो अगर रेमिटेंसेस हो सकती हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये वो वार हीरोज़ हैं जो अनसंग हैं, जिनको अप्रिशिएट नहीं किया। डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि आज से 3 साल पहले पाकिस्तान में हर बच्चा मायूस था। 3 साल पहले कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स उठे, कुछ जनवन गुरुज उठे, कुछ मेंटोर्स उठे जिन्होंने बच्चों को फ्रीलांसिंग की तरफ लगाया। अब बच्चा जाना ज़रूर चाहता है, बट ही और शी इज़ नॉट डेस्परेट एट द मोमेंट, क्योंकि वो यहाँ बैठ के ही अर्निंग वेरी हैंडसम मनी। अब अच्छा बच्चा क्यों जाना चाह रहा है? ये जो अच्छा अर्न कर रहा है ना, उससे पूछे ना यार अभी तो अच्छा अर्न कर रहे हो, क्यों जाना चाहते हो? वो कहते हैं यार अच्छा ठीक है, बेटर लिविंग के लिए। वो डेस्परेशन में बाहर नहीं जाना चाह रहा। जब वो डेस्परेशन में नहीं जाना चाहेगा तो he'll take और she'll take वाइज डिसीजन कि मुझे कहाँ जाना है, वाइज डिसीजन। और वो जैसे आपने कहा कि फिर वो 4000 दिरहम पे नहीं जाएगा, बिल्कुल बेटर करियर देखने बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे अभी कुछ दोस्त गए हैं, मलेशिया गए हैं, दुबई गए हैं, वो इवन अगर यहाँ पे वो $4000 पे $3000 कमा रहे थे, वहाँ जाके वो $4 या $5000 कमाना शुरू हुए। वो अंडर वैल्यूड नहीं गए। पहले क्या हो रहा था, बच्चा यहाँ से 17,000 रुपीज़ ले रहा है पाकिस्तानी, दुबई जाके वो ले रहा है जी 2000 दिरहम। वो कन्वर्जन करके अच्छा खुश तो हो गया, मैं जी डबल पे चला गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ उसको बच क्या रहा है, शायद 10,000 भी नहीं बचता। तो ये चीज़ें हैं तो उसी तरह से आएगी। बिल्कुल। एक सर लास्ट सवाल, क्योंकि आप लेट भी हो रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको इतना लंबा होल्ड कर लिया। लास्ट सवाल सर, बच्चे की तरबियत के अंदर एक चीज़ ज़रूर डालनी है। ये आपको भी डेफिनेटली एज ए इंस्टीट्यूशन इशू आता होगा, एज ए छोटा सा एक एंटरप्रेन्योर मुझे भी इशू आता है। बच्चे की जो जॉब होपिंग है उसके ऊपर फिर कैसे काम किया जाए? बच्चा 6 महीने टिकता नहीं है, क्योंकि आप ट्रेंड से ट्रेंड रिसोर्स भी हायर कर लें किसी भी इंस्टीट्यूशन को, उसकी परफॉर्मेंस के मैक्स तक पहुंचते हुए 4 से 6 महीने लगते हैं। बाय द टाइम हिल स्पेंड 6 मंथ विद यू, वो अगली फ्लाइट के लिए रेडी है। ठीक है। और उसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होती, वो फजूल की किसी रीज़न की वजह से आपको छोड़ के चला जाता है। आप उसको कितना भी कंफर्ट इन्वायरमेंट दे लें, कितना भी अच्छा पे कर लें, ये हमारी तरबियत के अंदर या हमारी नेचर के अंदर ये चीज़ क्यों बैठ गई है कि भाई होपिंग करने से ही हमारा करियर ग्रो होगा? पहले शुरू के 4 साल बच्चे को पता नहीं चलता। 4 साल का करियर है, 10 जगह पे उसने मुंह मारा हुआ है। जब वो 4 साल के बाद सीनियरिटी पे पहुंचता है, फिर पता चलता हो ये तो ब्लंडर हो गया मुझसे। इसको कैसे कैटर किया जाए? देखिए केटर के लिए तो शायद हमें अगली डिस्कशन चाहिए, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि हमने जब वर्किंग की ना मिडिल ईस्ट मार्केट में जी, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम निकल के सामने आया जी, कि इंडियंस अपनी कमिटमेंट टू वर्क और कमिटमेंट टू ऑनर द कंपनी विच प्रोवाइडेड हिम और हर द इनिशियल प्लेटफॉर्म इज़ वे बेटर देन पाकिस्तानी बिल्कुल स्टूडेंट्स। और जैसे आपने कहा वो होपिंग करते हैं, दे क्विट इट विच लीव्स वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो प्रॉब्लम ये है। और अगर मैं आपको टू बी दी ऑनेस्ट देखें, मेरे पास हर बात का भी ना जवाब है, ना मैंने हर चीज़ पे काम किया। प्रॉब्लम मैंने आपको बताया हमने भी आइडेंटिफाई किया है, स्पेशली इन द गल्फ मार्केट।
आपने कहा ये रीएट्रिएट हुई है बात, ये इंडोर्स हुई है, जी वी शुड वर्क ऑन दैट। और मैं फिलहाल आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि दैट इज़ वन टेक अवे दैट आई हैव टेकन टुडे अगेन फ्रॉम यू, और इसके ऊपर वी विल वर्क आउट, वी विल थिंक अबाउट समथिंग, विल कम अप विद स्ट्रेटजी। बहुत अच्छा कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, कुछ जी। नए, देखें हर रोज़ एक नया चैलेंज, एक नई बात आती है और हर रोज़ हम उसका नया सोल्यूशन निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब तक हम जिंदा हैं, जब तक प्रोसेस चलता रहेगा, चीज़ें नई निकलती रहेंगी और हमें अपने आप को कॉन्टिन्यूसली बिल्ड और उसके लिए तैयार करना ऐसा ही है, पॉजिटिव माइंड के yes, साथ उस पर काम करना है। दिस इज़ वन एरिया आई 100% एग्री कि ये पाकिस्तान और इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारे स्टूडेंट का एक बैकड्रॉप, इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। और हम इसके लिए क्या काम करेंगे, उसके लिए आपकी भी राय लेंगे, बाकियों की भी लेंगे, और हम भी अपनी तौर पे कोशिश करेंगे। वो विल इंशाल्लाह मेक ए स्ट्रेटजी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारे सवालात अभी और हैं, तो हम एक और निश्चित इस पे रखेंगे, ठीक है, ताकि ये बहुत सारी, जो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह के हाई इंटेलेक्ट के साथ बैठ के डिस्कशन करने का। देखिए, एक फ़न तफरी तो बंदा कर ही लेता है, लेकिन ये वो नॉलेज है सर जो हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। 60% हमारे वो बच्चे हैं जिनको गाइडेंस चाहिए। हम दुनिया की उन चंद ब्लेस्ड कंट्रीज़ में से हैं जहाँ पे 60% आबादी हमारी 15 से 30 साल के बीच में है। ये छोटी ब्लेसिंग नहीं है। अगर इसका एक्चुअल में हमें पता चल जाए, यूरोप इस वक्त किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, इसी ब्लेसिंग ये उनके पास नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हम लोग आते हैं, टॉप 10 दुनिया की इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आते हैं, टूटी फुट्टी सही लेकिन है जरूर, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल अपनी बात अगले तक पहुंचाते हैं, उसकी समझते हैं, थोड़ी सी एफर्ट से इंप्रूव कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चा यहाँ से हमारा होता है, वो बेचारा लड़खड़ाती हुई उर्दू बोल रहा होता है, साल नहीं लगता उसको, जाके बाहर के किसी मुल्क में जाता है, उनकी लैंग्वेज भी सीख लेता है और उनसे बेहतर एक्सेंट में भी बोलना शुरू कर देता है। तो ये बहुत सारी हमारे पास प्लस पॉइंट है। वी जस्ट नीड अ लिटिल बिट डायरेक्शन, लिटिल बिट होप टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, थोड़ी सी गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ों को बेहतर होना, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको फिर आपस में जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हम, वो आपने बड़ी प्यारी बात की कि ईंट से दीवार नहीं बननी, ईंटों से दीवारें बननी है, तो हमें ईंटें बनना पड़ेगा, ना कि सिंगल ईंट। हर बंदा अपने लेवल पे एक एफर्ट ज़रूर डाले, लेकिन उस एफर्ट को जब कोलैबोरेट कर लेंगे हम, तो इंशाल्लाह एक रोशन पाकिस्तान और रोशन डिजिटल की हमने बात नहीं की, उसके अंदर भी मज़ीद तरक्की आएगी। मैं आपको सर बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, ये आपके 100 बिलियन रेमिटेंस का जो प्रोजेक्ट है, एंड आई एम एक्सट्रीमली होपफुल कि इंशाल्लाह जिस तरह की लीडरशिप आपके पास है, जिस तरह का विजन आप लोग रखते हैं, ये ज़रूर अचीव होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। ये पॉडकास्ट में अगर ये बोलूँ कि वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट में से थी, तो ये गलत नहीं होगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब जेन्युइनली सोशल इश्यूज़ पे बात होती है, जब एजुकेशन की बात होती है, जब हमारे यंग बच्चों की बात होती है। ये शायद थोड़ा सेंटिमेंट बात ज़रूर लगेगी, लेकिन एक दफ़ा आप पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर निकल के देखिए, वहाँ जाके जब आप अपने नेबरिंग कंट्री के साथ काम करते हैं, उनके लोगों के साथ मिलते हैं, अपनी रिस्पेक्ट देखते हैं, उस वक्त आपको पता चलता है कि हम दुनिया से कितना पीछे हैं। और इस वजह से पीछे नहीं है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है। छोटी छोटी बिल्कुल बच्चों वाली हमारी मिस्टेक्स हैं, अगर उनको इम्प्रूव कर लिया जाए तो हम दुनिया के टॉप टियर में आ सकते हैं। तो वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह, जब हमारे पास अच्छा रिसोर्स भी पैदा होगा पाकिस्तान में, इंस्टीट्यूशंस भी अच्छा काम करेंगे, और ग्लोबलाइजेशन जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और जो ग्लोबल मार्केट है, हम ब्रेन ड्रेन के नारे को ब्रेन एक्सपोर्ट में इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।